स्टार्ट कर दिया, जस्ट एक बार कंफर्म कर दो एक बार मुझे, हो जाने से हाँ कंफर्म। ओके वही चाहिए। ओके ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग सबको फिर से। अच्छा देखो, आज स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिस्कस करेंगे लाइव। आज डिस्कस होगा, जैसे आप लोगों को पता है सर, दिवाली से पहले हम लोग डाउ थ्योरी के ऊपर बात करना चालू किए थे। एंड डाउ मतलब चार्ल्स डाउ, क्या बताऊं सर इनके बारे में। इनके बारे में मैं पहले क्लास में भी आप लोगों को बहुत सारे चीज़ ऑलरेडी बता के रखा कि चार्ल्स डाउ एक ऐसे इंसान थे 1890s 1900 के टाइम पे, मतलब 1900 के आसपास के टाइम पे यूएसए में, मतलब उनके नाम पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी बना हुआ है। मतलब एक ऐसा बड़ा एनालिस्ट थे मार्केट में डे टू डे बेसिस में, जिनका एनालिसिस आज भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना पहले भी था। ये सब बात मैं पहले भी कर चुका। इवन लास्ट वीक आप लोगों के साथ मैंने चार्ल्स डाउ के बारे में, मतलब उनका जो सोच है रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या आ जाता है, टेक्निकल के अंदर आपका आ जाता है डे टू डे ट्रेडिंग, मतलब जो इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे के अंदर भी और थोड़ा एक माइक्रो लेवल ट्रेडर है ना सर, मतलब जो लोगों को स्काल्पर बोलते हैं, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अप एंड डाउन में वो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक हो जाता है सर थोड़ा सा ट्रेडर, बट वो लोग होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर इन द सेंस जो वीकली 1 मंथ के बेसिस में मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो इनके लिए तो सर एकदम, मतलब क्या बताऊं, मतलब चार्ल्स डाउ का कॉन्सेप्ट इतना वैल्यूएबल है। मतलब जो भी इसको, मतलब क्या बोलते हैं ना सर, मतलब ये फॉर्मूला अगर जो सीख गया उसको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा है इनका मतलब कॉन्सेप्ट। ऐसा ऑलरेडी आप लोगों को मैं काफ़ी सारा चीज़ बता के रखा। आज मैं डाउ का पार्ट 2 में जाऊंगा, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे लास्ट वीक डबल टॉप ट्रिपल टॉप याद है क्या आप लोगों को? अरे जिन्होंने भी किया था लास्ट वीक का क्लास, डबल टॉप फॉर्मेशन ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन याद है? हाँ, मतलब हाँ बॉटम भी होता है, टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है ना, मतलब जिसमें आपका एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है एक सर्टेन लेवल पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है। मतलब ये जो अप डाउन का खेल है ना, 2 बार 3 बार लगातार होता है, तो फिर वो ना सैक्रेड हो जाता है। सैक्रेड मतलब प्योर हो जाते हैं, फिर उसके उसी रेंज पे उसका आना जाना होता है। और ये जो उनका ऊपर चढ़ना, मतलब बुलिश होना, फिर बियरिश होना, फिर बुलिश, फिर बियरिश, इससे क्या होता है जानते हो आप लोग? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हो ना, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, वो सब होता है जो आपको ऑलरेडी लास्ट वीक पता हो गया। आज मैं आपसे के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में बात करूंगा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट समझते हो क्या? अरे कभी सुना हम लोग ब्रेकआउट वर्ड, कि भाई मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है? ये देखना आप लोग ग्रुप में कोई कोई चर्चा करता है, मैं देखा स्टॉक मार्केट का जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें चर्चा करता है, ब्रेकआउट दे रहा है, पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। सुना है क्या आप लोग? क्या होता है ब्रेकआउट? क्या आइडिया है आप लोगों को, बताओ ना। कोई तो आइडिया होगा आप लोगों को, ऑलरेडी मार्केट में है आप लोग, मुझे पता है। क्या समझते हो ब्रेकआउट के बारे में? जो भी समझते हो शेयर कर सकते हो। रोशनी, ज्योति, सुमित, विक्रांत, बोलो, कोई तो बताओ। হ্যালো। हाँ बोल। কোনো শেয়ার যখন মানে তোমার অলমোস্ট হাই চলে যায়, 52 উইক হাই চলে যায়, তারপরে সেটা একটুখানি কারেকশন নেয়। কারেকশন নেওয়ার পরে যখন আপ মুভমেন্টটা শুরু হয় ওটাকে ব্রেকআউট বলে, ব্রেকআউট টাইম। हाँ मतलब एग्जैक्टली, सुमित इज नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली, बट कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा, मतलब मार्केट एक सर्टेन रेंज में काफ़ी दिनों से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद अचानक उसके अंदर ना एक मूवमेंट आ गया, या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड, मतलब या तो मार्केट अचानक छलांग मार दिया, मतलब बुलिश हो गया, या तो मार्केट अचानक नीचे आने का एक सिचुएशन क्रिएट करता है, इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट सिचुएशन। मैं डिस्कस करूंगा, रेंज होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट क्या है? एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, ट्रिपल आर का, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करने में बड़ा हेल्प करता है ये जो मार्केट में। ऐसे इससे पहले स्टॉप लॉस टारगेट के ऊपर आप लोगों ने टेक्निक कैंडल स्टिक्स के अंदर काफ़ी सारा पॉइंट सीख चुके हो कि क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। हम लोग टेक्निकल का ऑलमोस्ट कंक्लूजन स्टेज पे चल रहे हैं सर, मतलब फाइनलाइजेशन करेंगे हार्डली और 1-2 क्लास के अंदर। तो आप लोग समझ ही रहे हो कि टेक्निकल कितना अच्छे से आपको मार्केट के अंदर आपको मतलब हेल्प करता है डे टू डे बेसिस में। अगर आप लोग प्रैक्टिस में हो, मार्केट के साथ हो, तो आप लोग ज़रूर कनेक्टेड रहोगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो
तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मुझे पता है सब आप लोग खिलाड़ी हो। अच्छा देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे एक बार कंफर्म करना कि सर स्क्रीन शेयर है या नहीं। क्या रे, है क्या स्क्रीन शेयर? हाँ वही छे। ओके ठीक है। तो देखो सर, डाउ थ्योरी पार्ट 1। अच्छा एक स्पेशल बात, जैसे आज का जो डाउ थ्योरी तो पढ़ेंगे, और मैंने थोड़ा सा सोचा कि डाउ थ्योरी के अंदर जो पैटर्न के साथ आज बात करेंगे उसमें मैं डी मार्ट को लिया, ठीक है, ऐसे नॉट फंडामेंटल लेवल में, हाँ ऐसे डी मार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस पहले हो चुका है और आप लोग देख रहे हो डी मार्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स बैक हम लोग डी मार्ट के ऊपर फंडामेंटल लेवल चर्चा कर चुके हैं, और वो फंडामेंटल चर्चा कितना घातक हुआ आप समझ सकते हो, मतलब कितना वैल्यूएबल हुआ कि आज डीमार्ट सर 2700 में चल रहा था, आज डीमार्ट 5000 छोड़ के निकल गया, और उसके पीछे रीजन था। मतलब कोई कोई स्टॉक कभी बिना कारण का भी होता है, बट ये ठोस रीजन के साथ। बट आज मैं आपको डीमार्ट का टेक्निकल बात करूंगा, ठीक है। साथ में मैंने सोचा कि एक बार आपसे, डीमार्ट तो है, इन्फोसिस भी एक मैंने चूज किया, इन्फोसिस से भी कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, आईटीसी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का फंडामेंटल चर्चा नहीं करूंगा आपसे, ठीक है। इट्स नॉट अ फंडामेंटल डिस्कशन, इट्स अ टेक्निकल डिस्कशन, ठीक है। मतलब किस तरह का चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है, मतलब जो डाउ थ्योरी के हिसाब से, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो डाउ थ्योरी में लास्ट वीक क्या पढ़े थे एक बार रिकॉल कर लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्री दिवाली है ना सर, तो ये पोस्ट दिवाली क्लास है। तो प्री दिवाली सीजन में हम लोगों ने डाउ के ऊपर जो बात कर चुके थे उसको थोड़ा रिकॉल करना जरूरी है। चार्ल्स डाउ कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये एक ऐसा इंसान है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एडिटर थे, और इनका लिखा हुआ थ्योरी मार्केट में, यूएस मार्केट को भी बनाया, ठीक है। 27 ईयर्स इनका रिसर्च चला, उसके बाद उनका सारा का सारा चीजें आज मार्केट में इतना अवेलेबल हुआ है। डाउ थ्योरी के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स था, जिस प्रिंसिपल्स में आपको मैंने ऑलमोस्ट 7 प्रिंसिपल्स था सर, हाँ सर याद है क्या आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 9 प्रिंसिपल, आई एम रॉन्ग सर, 9 प्रिंसिपल्स, ठीक है। उस 9 प्रिंसिपल्स में से आप लोग हमेशा इस चीज़ों को फॉलो करना सर, ठीक है। और आज तो मैं आपको सर ग्रैंड चेकलिस्ट भी बताऊंगा। ग्रैंड चेकलिस्ट समझते हो सर? हाँ, ग्रैंड चेकलिस्ट क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ट्रेडर, अब तो ऑलरेडी आप लोग ट्रेडिंग करते भी हो, लेकिन एक ग्रैंड चेकलिस्ट में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस में फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग एज ए ट्रेडर बहुत सक्सेसफुल बनोगे सर, इतना तो मैं जरूर बोलूंगा, ठीक है। तो ग्रैंड चेकलिस्ट के अंदर डाउ तो है ही, पर ये डाउ का चेकलिस्ट है, ठीक है। ये डाउ का चेकलिस्ट है जिसमें उसने बोला था कि इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस। ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स, बिकॉज ये सब चीजें मैं लास्ट वीक बताया था, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं 2 मिनट। इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग, ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट्स, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, है ना सर। उसमें प्राइमरी ट्रेंड क्या है, यू नो सर। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है आपको पता, अगर बाई चांस भूल चुके हो क्लास फिर से देख सकते हो। अच्छा, माइनर ट्रेंड में डेली फ्लक्चुएशंस होता है जिसको नॉइज कहते हैं। माइनर ट्रेंड में डेली फ्लक्चुएशंस होता है जिसको नॉइज कहता है सर, नॉइज, ओके। 6 पॉइंट पे डाउ कहता है ऑल इंडिसेस, मतलब सेंसेक्स निफ्टी जो भी हो, ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर निफ्टी ही कुछ बड़ा, सारा का सारा निफ्टी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, बुलिशनेस या बेरिशनेस आना चाहिए। तो सारा का सारा, जैसे सीएनएक्स निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, सारा का सारा निफ्टी में बदलाव एक साथ होता है। तो ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर, तब जाके आप बोलोगे कि मार्केट का ट्रेंड क्रिएट हुआ है। वॉल्यूम्स मस्ट कंफर्म, वॉल्यूम के बारे में एक पूरा चर्चा हुआ है सर, अलग ही टॉपिक था वॉल्यूम्स, है ना। परचेस एंड सेल का डेटा है जिसमें वॉल्यूम्स के बारे में आपको बताया गया था कि कितना एक दिन में बाइंग सेलिंग होता है, उसके बेसिस में मार्केट को समझना। वॉल्यूम्स मस्ट कंफर्म, ठीक है। ये एरिया आपको पहले भी बता के रखा है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हुआ है, चैप्टर 12 था इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा सर। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, साइडवे मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट। आपको मैं आज बताऊंगा। साइडवेज समझते हो? साइडवेज मतलब जब मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं होता, जैसे आजकल का मार्केट जो चल रहा है सब बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है ना। मार्केट लास्ट कोरोना पीरियड में सेकेंड वेव के बाद मार्केट और हाई चला रहा है, मतलब लोगों को थोड़ा दिल दिमाग का कुछ और ही ठिकाना हो गया, लोग पढ़ाई कर रहा है, स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्टेड हो रहा है, पहले से काफी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट भी
सब न्यू स्टार्टअप को ला रहा है ना सर? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतना न्यू स्टार्टअप लॉस मेकिंग सिचुएशंस में है। इवन स्टार्टअप तो हमेशा सोचता था कि उनको स्टॉक मार्केट का आना ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं है, बट अब देखो एक के बाद न्यू स्टार्टअप, न्यू वेंचर्स, सब स्टॉक मार्केट में। इतना बड़ा आईपीओ रैली इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, मतलब रेगुलर बेसिस में जिस तरह से हो रहा है। तो इसलिए एक अलग ही ट्रेंड है मार्केट में, और साथ में मार्केट एक अपने लेवल में भी ट्रेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइडवेज मार्केट कब होता है, जब मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होता, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा होगा ना आज, ठीक है, कि जब मार्केट में कुछ नहीं होता तब ट्रेडर वहां से कैसे इनकम कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए या इन्वेस्टर के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर ट्रेडर, इवन इन्वेस्टर को भी बहुत बड़ा परीक्षा देना पड़ता है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर्स मार्केट में हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपके लिए भी ट्रेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इस मैटर को दिल से और दिमाग से जरूर समझना। तो साइडवेज मार्केट सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट, एंड क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड। मतलब जैसे फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, फिर मंडे मार्केट ओपन होगा, उसके बाद मंडे मार्केट क्लोज होगा, क्लोजिंग प्राइस सबसे प्योर माना जाता है सर, एज पर डाउ। एंड नॉट जस्ट एज पर डाउ, मार्केट भी वही फॉलो करता है। मतलब डाउ ने जो आज से 100 ईयर्स बैक कह के गया, वो आज मार्केट उतना ही सैक्रेडली फॉलो करता है। और उसके बेसिस में आपको एक फेज ऑफ मार्केट के बारे में बताया गया था, आई होप कि आपको याद होगा। मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज आता था, सर याद है क्या? एक्यूमुलेशन फेज, इसमें क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है सर, एक्यूमुलेशन फेज में क्या खास चीज होता है? जब भी मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, निफ्टी हो, स्पेशली फॉर स्टॉक को ही ले लो, कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में एक्यूमुलेशन फेज में एक्चुअल में होता क्या है? एनीवन सर? विक्रांत, रोशनी, सुमेर, कोई भी बताओ, ज्योति, एक्यूमुलेशन फेज में होता क्या है? उसके बाद मार्कअप फेज, फिर मार्कअप चलता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। बट व्हाट विल हैपन इन एक्यूमुलेशन फेज, क्या होता क्या है इसमें? क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है, सुनने को, मतलब कनेक्टेड हो क्या आप लोग? हेलो, कनेक्टेड हो? साउंड आ रहा है क्या मेरा? रोशनी आवाज आसছে तो? ज्योति, হ্যাঁ দাদা। अनिमेश আসছে आवाज? अनिमेश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ ঠিক আছে, ভালো আছি। এত দেরি করলি? ঠিক আছে। আর স্যার আপনাকে আমি পরে বলবো, একটা সমস্যায় পড়ে গেছি আর কি। ইন্ডিয়াতে আছি আমি এখন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, পরে শুনবো। তরুণ বাবু গুড ইভিনিং। তরুণ বাবু, মানে আমাদের ওখানে এর কাজ হয় তো, সোনার এসব কাজ হয় তো, হ্যাঁ। ওখান থেকে আমাদের একজন ওটা নিয়ে চলে এসেছে আর কি। ও যার আচ্ছা জন্য এখন একটু টেনশনে আছি আপনার। ওই জন্য এখন থানা পুলিশ সব করতে হচ্ছে তো, একটু ওই জন্য ব্যস্ত ছিলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থানা, ক্লাস কর। পুলিশ, লয়ার সব করতে হচ্ছে। আপনাকে আচ্ছা ভিডিওটা পাঠাবো, আপনি দেখবেন, শেয়ার করবেন না, ঠিক আছে? এটা যদি ও মেনে আচ্ছা নেয় আচ্ছা, তাহলে কোনো ব্যাপার না, ঠিক না আছে মানলে তখন ওকে অবস্থা। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ছাড় এখন এইসব ক্লাসে ঠিক বলিস। আছে, ঠিক আছে। গুড ইভিনিং তরুণ বাবু। তরুণ বাবু আওয়াজ পাচ্ছেন নাকি? না না না, हेलो, अच्छा बताओ, एक्यूमुलेशन फेज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट का जो फेज है, उसमें एक्यूमुलेशन फेज, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, उसमें जब एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है ना, उसमें सबसे बड़ा क्या चीज होता है सर? स्मार्ट मनी एंटर करता है। स्मार्ट मनी मतलब लार्ज इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा, ठीक है, जिसको आप लोग आईपीओ मार्केट में इसको क्यूआईबी बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है, या फिर लार्ज लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आईपीओ मार्केट में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल केस में आप इसको इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर स्मार्ट मनी के नाम से बोल सकते हो। मतलब जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज पैसा डालता है, ठीक है, फॉरेन मार्केट का पैसा आता है, तब उसको एक्यूमुलेशन फेज के नाम से जाना जाता है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट।
अगर आपको ये एक्यूमुलेशन फेज समझ में आ जाता है ना, जिस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक में एक्यूमुलेशन होता है, मतलब बड़ा बड़ा पैसा मार्केट में किस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना जगह बनाता है, इस मोमेंट में अगर आपने स्टॉक परचेस कर लिया तो बेसिकली आप नॉलेजेबल इन्वेस्टर हो, आप नॉलेजेबल बायर भी हो, आप नॉलेजेबल ट्रेडर भी हो और आप नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स भी बन जाते हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टर। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन फेज, एंड एक्यूमुलेशन फेज के बाद जो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट आप होना चालू होता है धीरे धीरे। ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ जाता है, मार्कअप फेज चालू होता है। अब मार्कअप में भी ना आपको दो बार टाइम देता है। ठीक है, मार्कअप फर्स्ट टाइम हुआ, फिर सेकेंड टाइम मार्कअप, मतलब अगर किसी ने फर्स्ट मार्कअप में मिस कर गया, मतलब जो बेसिकली ट्रेडर जो होता है ना, जो थोड़ा स्मार्ट ट्रेडर है, ठीक है, मतलब जो एक्यूमुलेशन को नहीं समझ पाया, ठीक है, बिकॉज इसके लिए काफी नॉलेज चाहिए, इसके लिए मार्केट में काफी रिसर्च चाहिए आपको, मतलब छोटा मोटा नॉलेज से नहीं होगा, मतलब आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट सीखना पड़ता है, मार्केट का इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू आर रियली नॉलेजेबल। और जैसे ही आप एक्यूमुलेशन फेज अगर नहीं समझ पाते तो कम से कम ट्रेंड तो समझ पाओगे ना। तो जो ट्रेडर होता है ना, स्मार्ट ट्रेडर, वो ट्रेंड समझ लेता है, वो समझ लेता है कि स्मार्ट मनी मतलब एंटर किया मार्केट में या नहीं। और जैसे ही स्मार्ट मनी एंटर करता है ना, उसके बाद जो ट्रेंड चालू होता है तो ट्रेडर लोग इसमें अच्छा खासा अब इसमें एंटर करता है, और उसमें क्या होता है ना, पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। और जैसे ही वो ग्रोथ चालू होता है ना, ग्रोथ का 2 बार आपको मौका देगा। जो ट्रेडर यहाँ मिस करेगा उसको फिर सेकेंड टाइम मौका मिलेगा। ठीक है, मार्कअप फेज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होता है, मतलब जब ये एक्यूमुलेशन फेज में जो लोगों ने खरीदा था ना, ये लोग प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुकिंग फेज। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग में स्टार्ट सबसे पहले जो लोग लिया था वही लोग सबसे पहले छोड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, और उस दौरान कुछ और ट्रेडर ने, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज काफी देर तक चलता है। और मजा का बात है, ये जो भी मैंने आपको एक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो साइकिल दिखा रहा हूं ना, ये साइकिल 1 ईयर से 3 ईयर्स तक जा सकता है, 1 साल से 3 साल तक जा सकता है। अगर आप ये साइकिल को समझ जाते हो ना, आप स्टॉक मार्केट में हर बार पॉजिटिव रहोगे, मतलब ये मैक्सिमम चांसेस हो जाएगा आपके लिए। नाउ ये पॉइंट मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका था, ठीक है, वो भी बहुत ही डिटेल्स में, तो जस्ट मैंने आपको एक बार याद दिलाया। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट के बारे में डाउ ने बताया। अब जो ये फेज को समझ गया उसको कौन रोकता है। इसके साथ साथ डाउ के अंदर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पॉइंट जो डाउ ने बताया, ठीक है, कुछ पैटर्न्स के बारे में डाउ ने बताया, डाउ पैटर्न्स याद रखिएगा। डाउ ने बताया डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्मेशंस, मैं लास्ट क्लास डिस्कस किया था। ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप फॉर्मेशंस, जब जब आपको ये दोनों मार्केट में देखने को मिलता है ना, मार्केट आपके साथ है। अगर आपको ऐसा पता चल गया मतलब मार्केट में डबल कंफर्मेशन मिल जाता है आपको। मैं लास्ट वीक सिखाया था आप लोगों को, कुछ इस तरह का देखने में होता था, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप फॉर्मेशंस। आज ऐसे तो मैं आपसे बात करूंगा, आज का जो डिस्कशन रहेगा दैट इज रेंज फॉर्मेशन, फ्लैग फॉर्मेशन, ये सब चर्चा होगा। ठीक है, ये रेंज क्या है, फ्लैग क्या है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। बट डबल टॉप का केस कुछ ऐसा, डबल बॉटम का कुछ ऐसा, जैसे अगर आप डबल बॉटम फेज समझ जाते हो ना, डबल बॉटम मतलब ये एक्चुअली बुलिश मूवमेंट को पहचानना। देखो एक चीज देखो, ये सिप्ला का एक शेयर्स में लिया गया था, देख पा रहे हैं ना आप लोग, सिप्ला का एक शेयर्स में डबल बॉटम फॉर्म हुआ। डबल बॉटम फॉर्म होने का मतलब क्या है कि लगातार स्टॉक उस रेंज में आके, ये देखो जस्ट लुक हियर, एक सर्टेन टाइम के बाद बार बार सेम रेंज पे आके रुक जा रहा है। मतलब क्या है, इसका यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या, तीसरी बार भी मार्केट अप होगा। आप बात समझ रहे हो क्या? सपोर्ट लेवल आप ऑटोमेटिक समझ जाते हो कि एक सर्टेन लेवल के बाद वो स्टॉक में मूवमेंट आएगा, और वो बार बार ऐसे, इसको डबल टॉप बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं। मतलब ये डबल बॉटम आपको कंफर्म करता है कि अगर 2 बार हुआ है तो फिर तीसरा बार भी होगा, मतलब मार्केट फिर से बुलिश होगा। इस मोमेंट में आप ट्रेडिंग कर लो, पैसा कमा लो, सिंपल बात है। बात सिंपल है बट इसको चर्चा में लाना बहुत जरूरी है। बट ये देखा गया है, और स्टॉक मार्केट टेक्निकल में एक सबसे बड़ा लाइन है, आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा लाइन है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। क्या है सर? हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जो पहले हुआ है वो फिर से होगा, जो पहले हुआ है वो फिर से होगा। ये देखिए, ये इन्फोसिस का रिसेंट ट्रेंड है एक, ठीक है, आप देखो यहाँ पर फिर से रिसेंट ट्रेंड है, एकदम रिसेंट मार्केट है इन्फोसिस का। अगर आप देखते हो ये लास्ट सितंबर से लेके दिसंबर के अंदर
इन्फोसिस में आप देखो डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, देख पा रहे क्या आप लोग? हेलो, इवन छोटा मोटा रेंज में 3 भी हो गया, बट डबल में एक्चुअली रेंज जो है ना थोड़ा सा गैप होने से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एक 15 डेज 1 मंथ का गैप होने से ज्यादा कंफर्मेशन होता है। यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, फिर वो ऑफ हुआ था, फिर इसके बाद फिर उस लेवल पे आया, उसके बाद देखो फिर से ऑफ हुआ, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, क्या आप लोग चेक कर पा रहे हो क्या? ये मैं रिसेंट दिखा रहा हूं आपको, मार्केट में जो अभी हुआ, मतलब ये आपको एक्चुअली बताता है कि डबल बॉटम फॉर्म हुआ है तो मार्केट में बुलिशनेस का फिर से एक चांसेस है, फिर से एक मौका है। ये चीज डाउ ने चार्ल्स डाउ ने ये चीज देखा था, और ये चीज नॉट जस्ट एक बार, उन्होंने बहुत बार देखा, तब जाके वो अपने थ्योरी में इसको ऐड किया, और तब उसके बाद से ये ट्रेडिंग के केस में इतना पॉपुलर हो गया। चाहे वो डबल बॉटम के केस में आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलता है, दैट इज बुलिश अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आपको डबल टॉप मिल गया, इसका मतलब क्या है? बेरिश अपॉर्चुनिटी है ना, इसका मतलब बेरिश अपॉर्चुनिटी। डबल टॉप किस तरीके से देखने में हो सकता है? डबल टॉप यहाँ पर मुझे एक डीमार्ट में दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है कि नहीं? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। ये देखो, ये डीमार्ट का स्टॉक है, ठीक है। डीमार्ट अभी बहुत हाई लेवल चल रहा है, बट अच्छा स्टॉक है, अभी भी लेने लायक स्टॉक है, इतना बोल सकता हूँ। मतलब डीमार्ट के बारे में मैंने 3 मंथ्स बैक, जो लोग था क्लास में उनको जरूर पता होगा, 2700 के टाइम पे भी मैंने बोला था डीमार्ट बहुत ऊंचाई तक जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अभी 5000 में चल रहा है, विद इन 3 मंथ्स डबल हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे भी क्लास में डिस्कस हुआ था, पूरा केस स्टडीज हुआ था, अभी भी वो केस स्टडीज क्लास है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, डीमार्ट अभी भी फिर से ऊपर जाएगा। अभी भी थोड़ा हाई रेंज है, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी हाई है, फंडामेंटल बात है, बट फिर भी मैंने कर दिया आपसे एक बार। बट लुक हियर, ये देखिए डबल टॉप फॉर्मेशन। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो आप बोलो, सुन रहा पूछना हूँ। था, एक बात था, वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया था वो क्या अलॉटमेंट हो गया उसका? हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ बोल। बोल रहे हैं मैं सर वो जो पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया था वो क्या अलॉटमेंट हो गया? नहीं, अभी भी तो अलॉटमेंट शायद हुआ नहीं है, मेरे को तो अभी तक खबर नहीं मिली। अलॉटमेंट क्या, हमको तो एक तो अलॉटमेंट, शायद एक लॉट अलॉटमेंट तो मिला है हमको पॉलिसी बाजार का। मिल गया? हाँ, एक तो मिला है। तब तब शायद आ गया होगा, मेरे को उसको खबर नहीं है कहाँ अभी चेक तक। कर सकते हैं हम कि अलॉटमेंट का डेट कब है? अलॉटमेंट डेट कब है वो तुम जहां से खरीदे हो वहीं से मिल जाएगा डेटा, वो बता देता है तो कि कब अलॉटमेंट करेगा। अलॉटमेंट शायद हो गया है सर, 14,700 रुपये कट गया अकाउंट से, तो हाँ उसका तो उसका लिस्टेड मतलब, नहीं हुआ है, हाँ मतलब हाँ, लिस्ट नहीं हुआ है। हाँ लिस्ट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, अब 2 दिन में लिस्टेड भी हो जाएगा। आई थिंक मंडे को लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, 7 8 को 10 को टोटल 18 को अलॉटमेंट अप्लाई किए थे, उसमें एक को मिला है सिर्फ। चलो अच्छा है मिला तो सही अच्छा। और आपका और एक तो सर बाकी है ना, वो क्या आ रहा है आपको? क्या? पेटीएम। पेटीएम का। पेटीएम, हाँ हाँ, उसका अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, उसका तो शायद 1.86% सब्सक्राइब हुआ है, मतलब टाइम्स। हाँ हाँ हाँ। देखिए 6 लॉट अप्लाई किया है, कितना मिलता है। अच्छा अच्छा, देख ये डबल ठीक। टप ट्रिपल टप देख, वो सब तो बात होता रहेगा, वो सब नॉर्मल बात है, ठीक है। बट ये सब हाँ सर टेक्निकल, सर, चलिए सर, टेक्निकल, कीजिए हाँ सर। ये सब टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अगर नॉलेज आज ले लोगे जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर, ठीक है। ये सब लाइफ टाइम एजुकेशन है, बार बार थोड़ी ना होता है, ठीक है। बार बार कितना पढ़ोगे, इतना पढ़ने का मौका सबको नहीं मिलता जिंदगी में, जिंदगी सीखने का मौका बार बार नहीं देता है। एक सर्टेन टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, आप अगर उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी ले पाते हो तो ले लो, उसके बाद उसी अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए और सीखते जाओ, मतलब सीखने का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो देख लो सर, ये है डबल टॉप फॉर्मेशन केर्न का, ठीक है। ये भी मैं लास्ट वीक डिस्कस किया था कि जब जब डबल टॉप फॉर्मेशन होता है ना, मतलब मार्केट का जो बियरिशनेस है, इसका एक एरिया क्रिएट होता है, ठीक है, बियरिश मार्केट। और ऐसे मार्केट में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये डाउ ने एकदम क्लियर कट बताया था कि डबल टॉप से भी और एक बहुत ही मतलब लेवल आप, और एक चीज था ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम, ये तो और एक चीज था, ये भी मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। तो ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप लास्ट वीक डिस्कस कर लिया था, आज फ्रेश बात करते हैं, आज फ्रेश बात करते हैं, चलो। अच्छा, सबको मेरा साउंड तो क्लियर है, अनिमेश के साथ तो बात हो रहा है,
हाँ रोशनी, सर, सुमित, हाँ साउंड एकदम क्लियर है। नहीं तेरा आवाज तो ठीक है, बाकी দাদা लोगों के साथ हाँ ओके ठीक है। তরুণ বাবু আওয়াজ পাচ্ছেন? তরুণ বাবুর সাথে কানেকশন হচ্ছে না মনে হচ্ছে। সুমিত, আজিজ, হ্যাঁ 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 পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। अच्छा अच्छा ठीक है। डाउ थ्योरी के पार्ट 2 में आ गए, ठीक है। मतलब लास्ट वीक का जो डिस्कशन है उसी का कंटिन्यूएशन में आगे जा रहा है। ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है। ट्रेडिंग एक्सपर्ट बनना है तो मार्केट हमेशा बुलिश रहेगा ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि हमेशा मार्केट ऐसे आप जा रहा है। अरे कई बार ऐसे भी होते हैं ना, मार्केट ऐसा 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 भी चलता है, ठीक है। तो ऐसे रेंज में क्या करोगे, तो वो ट्रेडिंग रेंज आपको सिखाएगा कि जब मार्केट में मूवमेंट नहीं है तब आप क्या करोगे। ऐसा तो नहीं ना कि उंगली पकड़ के बैठे रहोगे, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ तो होता है ना ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है। तो एज ए ट्रेडर आप क्या करोगे ट्रेडिंग रेंज के अंदर, तो ध्यान से सुनना, फिर आपसे सवाल लूंगा, कोई डाउट रहेगा जरूर पूछना। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज इज अ नेचुरल एक्सटेंशन। क्या है? इट्स अ नेचुरल एक्सटेंशन टू द डबल टॉप एंड ट्रिपल फॉर्मेशन। मतलब अभी आपको मैंने जो शो किया कि डबल फॉर्मेशन या ट्रिपल फॉर्मेशन, चाहे वो लोअर में फॉर्म हो किसी पर्टिकुलर लाइन के, मतलब कैंडल्स के नीचे फॉर्म हो, या फिर टॉप में फॉर्म हो, ठीक है। नीचे भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है ना, टॉप हो या बॉटम। कहना है कि डबल एंड ट्रिपल फॉर्मेशंस पे आपको रेंज मिलता है। इन अ रेंज द स्टॉक अटेम्प्ट्स टू हिट द सेम अपर एंड लोअर प्राइस लेवल मल्टीपल टाइम्स। एक ही लेवल में वो बार बार आता है, हिट करता है और वापस जाता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द साइडवेज मार्केट। क्या है? साइडवेज मार्केट। मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। एज द प्राइस ऑसिलेट्स इन अ नैरो रेंज विदाउट फॉर्मिंग ए पर्टिकुलर ट्रेंड। किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं होता उसमें, ठीक है। मतलब ना तो आप बुलिश बोल सकते हो, ना ही आप बेरिश बोल सकते हो, ठीक है। कोई ट्रेंड नहीं होता, बट मार्केट एक रेंज में चलता रहता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। ऐसे बहुत सारा स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ साइडवेज मार्केट और साइडवेज ड्रिफ्ट। साइडवेज ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। मार्केट ड्रिफ्ट हो गया। So when both the buyers and sellers are not confident about the market direction, the price would typically move in a range, and hence typical long-term investors would find the markets a bit frustrating. जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वही बोलते रहते हैं, ये कितना दिन से होल्ड करके रखे हैं, कुछ नहीं है, ये बेच के निकल जाते हैं। अब देखना ऐसे ही आप लोग में से ही बहुत लोग हैं, मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट में उनको कुछ दिखता नहीं है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे रिलायंस का आप कुछ दिन पहले देखो ना, अगर आप रिलायंस का भी कुछ दिन पहले देखोगे, कितना दिन तक रिलायंस चुपचाप एक जगह में खड़ा हुआ था, है ना। रिलायंस का देखो, मुझे याद है रिलायंस काफी दिनों तक एक सिंगल एरिया में अपने जगह में चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब उसी रेंज में चले जा रहा है, चले जा रहा है। हाँ बोलिए। यस एग्जैक्टली, ये देखिए काफी दिनों से, मतलब 2021 में भी अगर आप देखेंगे ना, 2021 में भी ये देखिए यहाँ पर दो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी देखिए बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, टॉप फॉर्मेशन हुआ है। लुक किया, थोड़ा रेंज में हुआ है, 3-4 मंथ्स के गैप में हुआ है। मतलब मोमेंटम आया था बट एग्जैक्टली नहीं हुआ, फिर मोमेंटम हुआ था, फिर नहीं आया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया था और एग्जैक्टली मोमेंटम हो गया, और इसको बोलते हैं एक्चुअली ब्रेकआउट। दिस इज एक्चुअली ब्रेकआउट। तो ये जो जोन है ना, ये जो जोन है काफी दिनों से चलता है, कहीं कहीं बार तो 2-3 महीना छोड़ो, 1 साल 2 साल तक एक स्टॉक उसी रेंज में चलता रहता है, 2 साल 3 साल तक, कई बार 1 साल तक चलता रहता है सेम रेंज पे। जैसे यहाँ पर रिलायंस का आप देख पा रहे हो, उसी रेंज पे चले जा रहे हैं, कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपको। वही मतलब 1800 से लेके 2000 के बीच में, 1800 से लेके 2000 के बीच में काफी दिन तक चला। नॉट जस्ट रिलायंस, जैसे बहुत सारे स्टॉक है, मैं आपको बोलते बोलते थक जाऊंगा, ठीक है। आप लोग भी मार्केट में हो, आप लोग भी जानते हो कि क्या चलता है किस स्टॉक के अंदर, ठीक है। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं ये आप जान लो, ठीक है। जैसे मेरे को आईटीसी नजर आ रहा है, मैं आपको आईटीसी बताता हूँ। ये देखिए आईटीसी काफी दिनों से ये आईटीसी एक लेवल में चले जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग जोन। लोग कोई कोई बोलता है कि इससे अच्छा बैंक में एफडी कर देते हैं। 200 से लेके 224 ये रहा, 200 से लेके 224 ये इसका जोन रहा काफी दिनों से, ठीक है। तो बहुत लोग, लेकिन उसके बाद देखिए मोमेंटम दिया ना रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हुआ, फिर से मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ, और लेकिन फिर से इसका एक मोमेंटम बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर से एक मोमेंटम बना 2-3 दिन में, ठीक है। स्पेशली
वो आपका दिवाली के दिन जो ये था ना, क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे ये मोमेंटम बना था इसका। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जोन बनता है ट्रेडिंग जोन, अब जो लोग ट्रेडर है ना वो इसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, फर्स्ट एड नहीं होते। तो अगर मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में हो लेकिन आपको मार्केट में साइडवेज दिख रहा है, तो आप अगर ट्रेडिंग जानते हो ना, इफ यू नो द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, तो आप ट्रेडिंग में आराम से अपने आप को खेल सकते हो, फर्स्ट एड होने का जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल बात है कि अगर सिंगल्स लेना आता है ना, क्रिकेट में जैसे होता है ना, अगर आपको सिंगल्स लेना आता है तो फिर आपको फर्स्ट एड होने की जरूरत नहीं है, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा, ठीक है। चाहे आपको छक्का मारने का बॉल ना मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट 1 2s 1 2s 1 2s करके भी ना आप स्कोर बोर्ड को चला सकते हो। हाँ, करंट मार्केट सिचुएशन जो बहुत ही बुलिश है, शायद इसमें ये बात उतना अच्छा नहीं लगता होगा, बट डोंट वरी, ऐसे मार्केट आपके एक्सपीरियंस में बहुत बार आएगा जब मार्केट साइडवेज होगा। अभी शायद मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक लेवल में बता सकता हूं, बट ओवरऑल मार्केट तो भी बुलिश है लास्ट 6-7 मंथ्स में, है ना, एक्सेप्ट कुछ कुछ स्टॉक को छोड़ के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप 1-2s लेके भी खेल सकते हो, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा हर 3 महीना 4 महीना छोड़ छोड़ के आपको ये सब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, जो आप एक्चुअली ये डाउ थ्योरी के थ्रू से सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग रेंज आपको एक बहुत बड़ा मौका देता है, डोंट वरी, अभी आपको मैं सिखाता हूं कि क्या है ये साइडवेज मार्केट का ट्रेडिंग। देखिए, द प्राइस वुड टिपिकली मूव इन ए रेंज, जो प्राइस है वो रेंज में ही रहता है जैसे अभी दिखा रहा था, एंड हिंस टिपिकल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विल फाइंड मार्केट बीट फर्स्ट ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाउएवर रेंज प्रोवाइड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है, बोला ना आपको, सिंगल ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, टू ट्रेड बोथ वेज। बोथ वेज मतलब आप लॉन्ग कट खेलो, मतलब लॉन्ग मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग में लॉन्ग का मतलब होता है बाई, ठीक है, और शॉर्ट का मतलब होता है तो बेसिकली पहले सेल कर दो बाद में खरीद लेना, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट सेल बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट सेल भी बोलते हैं। तो लॉन्ग मतलब बाय, आज खरीद के कल बेचना, ठीक है, और शॉर्ट का मतलब होता है सेल करके बाद में बाय करना, ठीक है, ये आप लोग जानते हो, बेसिक बात है। तो लॉन्ग एंड बाय शॉर्ट दोनों कर सकते हो विद रीजनेबल एक्यूरेसी फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। द अपसाइड इज कैप्ड बाय रेजिस्टेंस। अब इस पे जो अपसाइड होता है ना स्टॉक का, मतलब जो अपर लेवल होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। मतलब स्टॉक में ना एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है कि उस सर्टेन लेवल में जाके ना फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो अपसाइड है उसको कैप, उस कैप को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और जो डाउन साइड है उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। तो ये जस्ट आपको एक्सपीरियंस करना है, आप पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करते रहोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ मार्केट के साथ रहना है। Thus it is known as a range bound market. क्या बोलेंगे इसको, range bound market और a trading market, as there are enough opportunities for both the buyers and the sellers. As a buyer भी opportunity है, as a sellers भी opportunity है। sellers को short selling करके मौका मिल जाता है। In the chart ये देखिए DLF का एक चार्ट है, क्या दिख रहा है आप लोगों को DLF का चार्ट? अरे थोड़ा जूम करें क्या? चार्ट दिखाई दे रहा है रोशनी? थोड़ा पुराना चार्ट है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। दिखाई दे रहा है ना सबको? है दादा। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो अपर लेवल फॉर्म हुआ है दैट इज 165 में। इसका जो अपर लेवल फॉर्म हुआ है वो हुआ है 165 में। तो 165 में इसका जो अपर लेवल फॉर्म हुआ है वो भी 2 बार देखिए डबल टॉप फॉर्म हुआ इसी रेंज के अंदर। ऐसे आप नॉट जस्ट इन, मैं आपको लाइव में भी दिखा रहा हूं और ये नोट्स के अंदर भी इसको अलग से सजाया गया है, तो आप यहाँ पर भी देख लो और लाइव में भी देख लो। मतलब मार्केट में जैसे चलता है ना वो तो मैं आपको बार बार शो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट में भी आपको ऐसा बहुत बार ऐसा मौका देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी स्टॉक देख लो, ठीक है, डबल टॉप हो सकता है, ट्रिपल टॉप हो सकता है, बटम हो सकता है, ट्रिपल बॉटम फॉर्म हुआ। कहने का मतलब यही है कि ये जो 165 रेंज है ना, इसमें अगर आपको डबल टॉप दिख रहा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये स्टॉक एक रेंज पे जाके रुक जा रहा है ना, धक्का खा रहा है। तो जहां पर ये धक्का खाता है ना वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीलिंग बांध गया, इसका कैप हो गया। ये 165 उसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इसका मतलब अगर ये चीज बार बार हो रहा है तो आप ऐसे फील कर सकते हो ना कि फिर से होगा। हेलो,
ऐसा बार बार होगा ना तो आप ये एक मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो आराम से। और उसके साथ अगर कैंडल साथ दे दे आपको, मजाक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स भी कुछ कहता है, ये कैंडल्स भी कुछ कहता है। मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पर जो जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग कैंडल स्टिक्स अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, कैंडल का क्लास जो लोग अच्छे से कर चुके हो, आज देखो आपको कैंडल कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मजे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक तो डाउ का जो कॉन्सेप्ट है, डाउ का पैटर्न, दैट इज डबल टॉप ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ट्रिपल बॉटम जहां फॉर्म हुआ, यहाँ बुलिशनेस फॉर्म हुआ, मतलब आप बाई करो और यहां जाके सेल कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है। और जिस पॉइंट में आके ये बार बार वापस जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट, ठीक है। इस लेवल में आके ये स्टॉक बार बार अपने आप को वापस लेके जाता है। क्यों? बिकॉज मतलब जो मार्केट है ना वो साइडवेज में है, मतलब जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर्स है उनको ज्यादा कुछ स्टॉक के बारे में मिल नहीं रहा है, मतलब कुछ बड़ा करने लायक भी नहीं है, कुछ नेगेटिव भी नहीं है, वो एक ही जगह में थोड़ा सा चल रहा है। तो 128 से लेके 165 का जो जोन है ना, उसका एक रेंज बन गया। लेकिन इस रेंज में भी आप बार बार देखो, आप 128 में बाई करो और 165 में जाके सेल करो, ऐसे आप बार बार कर सकते हो। अगर एक बार भी कर लो ना इन तीनों में से, तो भी आपके लिए फायदा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ बोल। বলছি যে এই ডবল টপ যেটা হয়েছে ওপরে, এই সেকেন্ড মানে এই সেকেন্ডেরটা যেটা আছে, তারপরে যে ক্যান্ডেলটা আছে বিআরএফ তোমার ডোভি, এটা দেখে পুরো বোঝা যাচ্ছে। আর তারপরে পুরো কনফার্মেশনও দিয়ে দিয়েছে যে এটা তোমার মরুবাবু বিআরএফ মরুবাজু হয়ে গেছে। এটা একটা শর্ট ফর্ম মানে শর্টিং এর জন্য একটা বেস মুভমেন্ট তৈরি করেই দিয়েছে অলরেডি। एकदम कंफर्म, मतलब 100% कंफर्म। বুঝে मतलब করা যায় एकदम आंख बंद करके कर सकते हो, आंख बंद करके, सीरियसली यू कैन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। हाँ बोलो। 2-3 টাকা শর্টিং आराम से हो जाए। आराम से, आराम से, मतलब शॉर्टिंग भी कर लो, फिर से यहाँ पर बाई कर लो और फिर से यहाँ पर जाके सेल कर लो, मतलब लगातार आपके पास मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। मतलब शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसी को तो पक्का ट्रेडर बोलते हैं ना। बस टाइमिंग सही होना चाहिए, लालची नहीं होना है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मार्केट में लालची लोगों का जगह नहीं है, जो लालच करेगा ना वो मरेगा। आपको अपने पॉइंट पे टिके रहना है, आपके फैक्ट्स में टिके रहना है। मैं आप लोगों को ग्रैंड चेकलिस्ट बताऊंगा, चेकलिस्ट कंफर्म करेगा तभी मार्केट में कुछ करना, नहीं तो क्या होगा ना, मुश्किल में आ जाओगे। इस सभी चीजों के अंदर ना थीन लाइन है, वो थीन लाइन क्रॉस ना कर दे, ठीक है। मतलब जरूरत से ज्यादा रिस्क सबको खत्म कर देता है, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। बट हाँ, अगर कैलकुलेटिव रिस्क लोगे आप आराम से, आपका नैया चलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, एक्सेप्ट बहुत बड़ा कुछ हो जाए वो अलग बात, ठीक है। बट वो सुनामी कभी कभी आता है, मतलब 10 साल में 15 साल में एक बार, रोज रोज नहीं आता सुनामी, ठीक है, जब किसी का नहीं चलता, सिर्फ मार्केट अपने हिसाब से चलता है, होता है ना। सुनामी में क्या होता है? हाँ बोलो। বলছি যে এইখানে কেউ আছে যে কমোডিটিতে ইনভেস্ট করে? कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला कोई है? मुझे नहीं पता। এবছরে দাদা সোনার দাম মানে হাইস্ট তো প্রায় 59 চলে গেছিল, কিন্তু মানে এস্টিমেট তোমার এবছরে ওই ক্লোজিং এ 22 এর ওপেনিং এ প্রায় 55 টু 58 পর্যন্ত চলে আসবে। বলছে 2 বছরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রিপোর্ট বেরিয়েছে, বলছে 2 বছরে 55 মানে তোমার কত কোটি টাকার নাকি 55 লাখ নাকি বিয়ে হবে। তার জন্য 3,000 কোটি টাকার সোনা অলরেডি লোকে কিনতে চলেছে। अच्छा, तो सोना का डिमांड बढ़ रहा है ही ना। चलो, कमोडिटी मार्केट का हिसाब दे दिया सुमित, ठीक है, वो भी एक अलग मार्केट है उसका एक अलग नॉलेज चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट इज सेम ऑलमोस्ट, बट नॉलेज अलग है थोड़ा सा। अच्छा देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, रेंज में कैसे कर सकते हो। एज यू कैन सी, स्टॉक हिट द सेम अपर प्राइस 165 एंड द सेम लोअर 128 बार बार मल्टीपल टाइम्स एंड कंटिन्यू टू ट्रेड विद इन द रेंज, और उसी रेंज में चल रहा है। ऐसा नहीं कि रेंज तोड़ के जा रहा है, रेंज तोड़ के भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि रेंज नहीं तोड़ सकता। रेंज तोड़ेगा तो उसका हिसाब अलग है, ठीक है, रेंज तोड़ सकता है, तोड़ेगा, और रेंज तोड़ने के लिए इन्वेस्टर वेट करते रहते हैं। The area between the upper and lower level is called the width of the range. One of the easy trades to initiate in such a scenario would be to buy near the lower
मतलब 128 में 128 या उसके आसपास में बाई कर लो एंड सेल नियर दी हायर, मतलब 165 के आसपास क्लोज में जाके सेल कर दो, सिंपल। और या फिर शॉर्ट कर लो, 165 में शॉर्ट सेल करो और 128 के आसपास आके क्या करो, बाई कर लो, ठीक है। शॉर्ट सेल में बाद में बाई होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। तो इनफैक्ट लेकिन वो इंट्राडे में ही होना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में आप उसको इंट्राडे छोड़ के भी मतलब 2-3 दिन के हिसाब से भी कर सकते हो। इनफैक्ट द चार्ट above is a classic example of blending Dow theory with candlesticks। मतलब और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो सुमित पॉइंट को नोट कर लिया था कि सर इसमें डाउ थ्योरी तो मतलब कंफर्म कर ही रहा है, पर डाउ के साथ साथ कैंडलस्टिक्स भी कंफर्म कर रहा है। कैसे? इंटरेस्टिंग है, देखो। द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज सजेस्टिंग अ लॉन्ग। बुलिश इंगल्फिंग कौन सा है? सुमित, रोशनी, ज्योति, आइडेंटिफाई करो, वेयर इज बुलिश इंगल्फिंग? साइड बाय साइड। हाँ बोल अनिमेश बोल। ये वाला ना, ये रहा बुलिश इंगल्फिंग, देखिए ये रहा बुलिश, ये बुलिश इंगल, ये देखिए ये वाला जो है ये इंगल्फ कर लिया, ठीक है। जैसे ही ऐसे दो कैंडल होता है, एक साइज में डबल होता है, दूसरे को इंगल्फ कर लेता है। पहले ये कैंडल स्टिक्स में समझा गया था आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक्स है। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में इंगल्फिंग का मतलब इतना इंपॉर्टेंट एक मतलब कैंडल्स माना जाता है इसको कि क्या बताए आपको। तो इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम तो फॉर्म हो ही रहा है, साथ में इंगल्फिंग भी, ये कंफर्म करता है आपको बाई करने के लिए। शॉर्ट टर्म बाई आराम से करो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये कॉन्सेप्ट भी चलता है, ठीक है। मतलब देख लो आप किस हिसाब से हो, आप किस तरह का ट्रेडर हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसका अलग, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसका अलग, ठीक है, डिपेंड करता है। आप स्काल्पर हो उसका अलग। बताऊंगा फाइनल क्लास में, बताऊंगा ट्रेडिंग में कि स्काल्पर क्या करता है, इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, स्विंग ट्रेडर क्या करता है। नॉर्मली देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर, एक होता है स्काल्पर, एक होता है स्विंग ट्रेडर, एक होता है इंट्राडे ट्रेडर। तो आप अपने आप को जिसमें ज्यादा अच्छा, जैसे नॉर्मली सबसे अच्छा वाला मतलब स्टार्टिंग लेवल में स्विंग ट्रेडर, मतलब जो वीकली बेसिस में करता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को इंट्राडे और स्काल्पर सबसे स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मार्केट में 2-2 मिनट में ट्रेड लेता है, उसमें काफी स्पेशलाइज चाहिए आपको, काफी स्पेशलिटी होना चाहिए मार्केट के बारे में। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब ये रहा दूसरा पॉइंट, देखो। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पर ये जो मारूबुजू फॉर्म हुआ है, इट्स अ बियरिश मारूबुजू, दिख रहा है क्या? सुमित भी अभी बताया, तो बियरिश मारूबुजू। और बियरिश मारूबुजू जब टॉप में फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन जाएगा ही, और आप शॉर्ट सेल कर लो, या फिर बाई गए थे तो शॉर्ट सेल करके निकल जाओ स्टॉक से, दोनों में से जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने मतलब डाउ का पैटर्न के साथ साथ मार्केट आपके सामने अपॉर्चुनिटी कैंडल्स के थ्रू से तो दे ही रहा है। तो मारूबुजू, अच्छा मॉर्निंग दोजी स्टार, अच्छा ये वाला भी देख लो, मॉर्निंग दोजी स्टार सजेस्टिंग ए लॉन्ग, ये वाला, दिस वन, सेकंड वन, दिस वन, मॉर्निंग दोजी, ठीक है। दोजी मॉर्निंग स्टार ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप में देखने में होता है। अगर बाई चांस भूल गए, सारा का सारा कैंडल रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सब मॉर्निंग दोजी जहां पर भी फॉर्म होता है उसके बाद एक बुलिशनेस आ जाता है, ठीक है। तो मॉर्निंग दोजी स्टार मार्केट चेंज करके ही छोड़ेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग दोजी स्टार वो भी अगर बॉटम में फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब मार्केट लॉन्ग जाएगा एकदम श्योर। जिन लोगों ने कैंडल्स पढ़ के रखा, आई एम श्योर कि उनको पूरा समझ में आ रहा है। बियरिश इंगल्फिंग जो मैं आपको बताया, बियरिश इंगल्फिंग शॉर्ट एंड हरामी, सॉरी हरामी, मैंने मारूबुजू बोल दिया, एक्चुअली हरामी पैटर्न था, बेरिश हरामी, ठीक है। ये रहा, ये हरामी है, ठीक है। हरामी में क्या होता है, प्रेग्नेंट वोमेन होता है। प्रेग्नेंट वोमेन समझते हैं ना, ठीक है। प्रेग्नेंट वोमेन में क्या होता है, मारूबुजू तो है ही, उसके साथ ये मतलब हरामी भी हो गया। मतलब एक बड़ा कैंडल उसके सामने एक छोटा कैंडल, जो मतलब वैसे कि माँ के कोख में बच्चा है, ठीक है। और ये देखिए ये आपको बेरिश हरामी क्रिएट करके रखा, जो मार्केट को डाउन कर रहा है। साथ में हरामी मतलब मारूबुजू भी है, वो भी एक सिंगल कैंडल स्टिक्स में भी। तो सिंगल मल्टीपल सभी कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब किस चीज से आप करेंगे कीजिए, आपको हर केस में आप मतलब कंफर्म कर सकते हो स्टॉक को। तो ये रहा अलग अलग आपके सामने कैंडल्स, ठीक है, जो आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों में जाने का हेल्प कर रहा है, साथ में डाउ का पैटर्न।
इतना सारा चीज, ये समझ में आया कि आप लोगों को नहीं आया? कैंडल्स फिर से एक बार याद करके कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? आया ना? ये भी इंगल्फिंग है, देखो दिस वन अनदर इंगल्फिंग। तो ये बुलिश है, सॉरी बेयरिश इंगल्फिंग है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, इसलिए आप ट्रेंड में फॉर्म होगा तो ये वो बेयरिश होगा, मतलब मार्केट को नीचे लाएगा, सिंपल बात है। और वो भी अपर लेवल में फॉर्म हो रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल में फॉर्म हो रहा है। दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, मतलब मार्केट का रेंज बना हुआ है और उस रेंज का अपर लेवल में हुआ है, और ये मार्केट का लोअर रेंज है, और वो भी ट्रिपल टॉप फॉर्म इधर हुआ है, डबल टॉप फॉर्म इधर हुआ है। इवन अगर इसको भी जोड़ दोगे तो ये भी ट्रिपल टॉप हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह से मार्केट आपको मौका देता है तो कौन छोड़ेगा सर? इसको बोलते हैं क्रिकेट के भाषा में रूम मिलना। रूम समझते हो ना, क्रिकेट में रूम किसको बोलते हैं? हाँ, रूम मिलना मतलब जब आपको 4 या छक्का लगाने के लिए, स्पेशली फॉर 4, ठीक है, ऑफ साइड में रूम बना के खेलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे रूम मिलना मतलब आप खेलो, मारने का मौका दे रहे हैं आपको मार्केट। तो आगे बढ़े सर, चलो। The short-term trader should not miss out such trades, as these are easy to identify trading opportunities with high probability of being profitable. The duration of the range can be anywhere between few weeks to a couple of years. ये interesting fact है। ये जो पूरा रेंज आपने देखा, कभी कभी कुछ हफ्ते में मिल जाता है, कभी कभी आपको 1 साल में मिल जाता है। The longer the duration of the range, the longer is the width of the range. जितना लंबा ड्यूरेशन का रेंज होगा उतना लंबा रेंज का विड्थ भी होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, थोड़ा लंबा रन में खेलते हो, 2 महीना 4 महीने के हिसाब से खेलते हो, अपने हिसाब से खेलो, कोई नहीं रोकता आपको, आप अपने हिसाब से खेलो, ठीक है, जैसा खेलना आता है, कोई रूल्स नहीं है। अंपायर है सेबी, वो कंट्रोल करता है, आउट बस आप गलत खेलोगे तो आउट हो जाओगे, ठीक है, बट आप अगर ट्रेंड को फॉलो करोगे आउट होने का चांसेस बहुत कम है। क्रिकेट से काफी इजी है। रेंज ब्रेकआउट क्या है? अब देखो सर, रेंज तो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया रेंज? बताइए थोड़ा, रेंज समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आपको मैंने आईटीसी का रेंज दिखाया, डीमार्ट का रेंज दिखाया। ये देखिए डीमार्ट कितना दिन तक ऐसे चल रहा था एक पर्टिकुलर रेंज पे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो रेंज है ना वो चेंज हो गया। लुक एट हियर, ये रेंज में ये चल रहा था काफी दिनों तक। 2020 के स्टार्टिंग में वो ऐसे रेंज पे था, ये ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2500 के रेंज पे है ना। लुक एट हियर, देखिए आप कर्सर भी रखेंगे ना आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और ये रही, दिख रहा है ना? हाँ, मतलब 2000 के स्टार्टिंग में इसका रेंज कुछ ऐसा चल रहा था। चाहे रीजन कुछ भी हो, मार्केट में शायद इसका कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा था, कोरोना का भी पीरियड चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोरोना पीरियड खत्म होने को है, जैसे ही कोरोना पीरियड खत्म होने को है, लोगों को डर चला गया। सेकेंड वेव में सबसे खतरा था, बट इनका बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज इनके बिजनेस में उसके बाद ना मोमेंटम चालू हो गया। ऐसे 2021 के स्टार्टिंग तक कुछ प्रॉब्लम था, बट उसके बाद अब देखिए ये रहा मोमेंटम, ब्रेकआउट मिल गया, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं? रिसेंटली जो ब्रेकआउट मिला इसके बारे में क्या बताऊं। रिसेंटली एक्चुअली डीमार्ट ने बड़ा बड़ा शोरूम खरीद रहा है, मतलब एक्चुअली प्लॉट ले रहा है। डीमार्ट जानते हैं ना आप लोग, एवेन्यू सुपरमार्ट, बिग बाजार मॉडल का बिजनेस साउदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा चलता है। राधा कृष्णन दमानी का बिजनेस जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, इसके ऊपर पूरा क्लास में केस स्टडीज भी किए थे। ये जो रिसेंट आपको छलान दिख रहा है ना, इसके पीछे का रीजन पता है? ये जो 2 दिन में हुआ है, ये जो लास्ट 2-3 कुछ दिनों में हुआ है ना, लास्ट कुछ दिनों में हुआ है ये वाला, इसके पीछे रीजन ये है, इसका फंडामेंटल रीजन है कि इसका अभी तक का डीमार्ट का जो शोरूम का साइज होता था, मतलब जो मॉल का साइज होता था, डीमार्ट का मॉल का साइज होता था, नॉर्मली एवरेज साइज होता है 34,000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, 34,000 स्क्वायर फीट का। लेकिन अभी वो बड़ा बड़ा और जगह ले रहा है। उसके पीछे रीजन है, वो एक्चुअली उसको गोडाउन बना देगा और वहां से ऑनलाइन करेगा, ठीक है। 34,000 की जगह अभी वो मुंबई में रिसेंटली 68,000 स्क्वायर फीट के आसपास का मतलब बेसिकली एरिया ले रहा है, कवर कर रहा है, और बड़ा जगह ले रहा है। क्यों? बिकॉज वो पूरा मार्केट को अपने अंदर लेना चाहता है, ग्रोसरी एंड डेली नेसेसिटी बिजनेस को लेना चाहता है। ईस्टर्न इंडिया में अभी तक इन्होंने अपना कुछ रंग नहीं दिखाया, बट साउदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स में इसका बड़ा अच्छा है। और वही रीजन है कि देखिए आप कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। ये जो लोग 5-6 मंथ का मोमेंटम देखना चाहता है उनके लिए था, देखिए
और हम लोग ऑलमोस्ट इस रेंज पे एक बार बात किए थे, ये वाला रेंज पे, याद है क्या क्लास में? अरे विक्रांत याद होगा, ये रेंज पे बात किए थे। हाँ देख, जिस रेंज पे हम लोग बात किए थे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में नहीं किया था, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में किया था, है ना। उस रेंज में ये साइडवेज था, मतलब काफी दिनों से एक ही रेंज पे चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 2500 से लेके 2500 से लेके 23,000 के रेंज पे चल रहा था इस एरिया में। इसके बाद इसको मोमेंटम मिल गया, ये एक अलग लेवल का मोमेंटम है। यहां पर भी इसका एक मोमेंटम चल रहा था, बट इसका मोमेंटम यहां पर मिला था। तो बार बार मार्केट आपको देखिए, ये एक मार्कअप है ना, दिस इज अ मार्कअप, दिस इज अनदर मार्कअप। मतलब मार्केट आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी देता है, डिपेंड करता है कि आप कंपनी के बारे में क्या एनालिसिस कर रहे हो, आपको कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है। ट्रेडर को ऑब्वियसली सिग्नल देखना चाहिए। मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा कि एज ए ट्रेडर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, कैंडल्स का नॉलेज है, डाउ थ्योरी पता है, इलियट वेव पता है, आप मार्केट में अपने आप को बहुत अच्छे से बना पाओगे। बट साथ में अगर थोड़ा फंडामेंटल भी आपका स्ट्रांग रहता है तो आप और अच्छा कर सकते हो। उसमें आप आपका पोर्टफोलियो को भी एक डिवाइड कर सकते हो, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म में, कुछ पैसा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अपने हिसाब से मार्केट में आप रह सकते हो। इट्स फुल्ली अप टू यू कि आपको कैसा खेलना पसंद है। तो एग्जैक्टली अभी आपको मैं यही चीज सिखाऊंगा कि ये जो ब्रेकआउट देता है ना मार्केट, ये क्यों देता है, ये ब्रेकआउट कैसे आता है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। सुमित देख, ये ब्रेकआउट कैसे आता है और उस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो रेंज ब्रेकआउट, अब एक रेंज में चल रहा था, उस रेंज में तो आपने ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट भी कर लिया, ठीक है, एज ए ट्रेडर साइडवेज मार्केट में। बट नाउ इट्स अबाउट ब्रेकआउट। इसलिए देखना ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा सा एनालिसिस का काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, आप ही लोगों में से बहुत लोग हैं, तो उनको पता होता है कि वो ब्रेकआउट क्या होता है, कब मार्केट ब्रेकआउट देगा, किस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। उनको ये नॉलेज क्या हो गया, मार्केट को देख देख के, चर्चा कर करके उनको एक आदत सा हो गया, तभी वो बताते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। और ब्रेकआउट में अगर आप बाई करते हो या सेल करते हो, जो भी मोमेंटम है, ठीक है, उसके हिसाब से स्टॉक्स डू ब्रेकआउट फॉर द रेंज आफ्टर बीइंग इन द रेंज फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी भी स्टॉक एक बहुत दिनों तक एक रेंज में रहने के बाद ना, डिपेंड करता है कि वो बहुत दिन किस पर्सपेक्टिव में चल रहा है, किस ड्यूरेशन में चल रहा है। क्या बहुत डिप्रेशन वाला सिचुएशन है, लाइक कोरोना का फर्स्ट फेज, कोविड का फर्स्ट फेज बहुत डिप्रेशन वाला मूवमेंट था, है ना। 2008 का मार्केट फॉल, वो भी बहुत डिप्रेशन वाला मूवमेंट था। जो लोग उस टाइम पे मार्केट, आप लोग बहुत मैक्सिमम छोटे थे, बहुत कम लोगों को पता होगा 2008, मेरे को भी मार्केट का इतना नॉलेज उस टाइम पे था नहीं, जस्ट स्कूल क्रॉस कर रहा था, मैं भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता। बट बाद में मैं उसका हिस्ट्री रिसर्च किया और पता चला था मुझे कि किस तरह से 2008 में क्या हुआ था, ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस। तो कोरोना का फर्स्ट फेज हो या ग्लोबल क्राइसिस सिचुएशन हो, इस सिचुएशंस में मार्केट एक डिप्रेशन मोमेंट में जाता है, तो वहां पर उस टाइम का रिएक्शन अलग होता है और नॉर्मल टाइम में रिएक्शन अलग होता है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा। तो स्टॉक्स डू ब्रेकआउट ऑफ द रेंज आफ्टर बीइंग इन द रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये एक चीज प्रूव हुआ है कि बहुत दिनों तक एक रेंज में रहने के बाद उसको ब्रेकआउट मिलता है, या तो बुलिश या तो बियरिश, या तो बुलिश या तो बियरिश, कुछ तो होगा। जैसे यहाँ पर आप डीमार्ट में देख सकते हो ये किस तरह से, किस बुलिश हुआ कि बियरिश हुआ, डीमार्ट क्या हुआ, बुलिश हुआ कि बियरिश हुआ? हेलो, बुलिश ट्रेंड दिया ना। सिमिलरली आप इन्फोसिस में देखो, इन्फोसिस भी काफी दिनों तक एक सर्टेन टाइम पे वो ना एक साइडवेज मार्केट में चल रहा था, पर धीरे 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 देखो वो मोमेंटम क्रिएट किया। ये देखो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर एक मोमेंटम हुआ था, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट मोमेंटम, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, मतलब कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता। मार्केट मोमेंटम ब्रेक करके निकल जाते हैं, बट आपको सोचना पड़ता है कि वो प्रॉपर मोमेंटम नहीं है, मतलब कोई ठोस रीजन होना चाहिए। मोमेंटम तभी आता है जब कोई ठोस रीजन होता है, मतलब परफेक्ट रीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट में एक्चुअल रीजन दिखा और मार्केट में ग्रोथ चालू हुआ। उसके बाद मार्केट इस रेंज में देखो फिर से साइडवेज हुआ, ये भी ऑलमोस्ट 1 मंथ, जुलाई से अगस्त। यहाँ पर देखने से कुछ ही कैंडल दिखता है, बट मैं आपको मंथली दिखा रहा हूँ। लुक यहाँ, जुलाई से लेके अगस्त ऑलमोस्ट 1 मंथ का रेंज था ये, ठीक है। दिस इज ये रेंज देखिए,
उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए इस रेंज में, देखिए इस रेंज में देखिए कितना दिन तक ये इसका साइडवेज चल रहा था, अभी भी साइडवेज में काफी दिनों तक रहा है इस रेंज में। उसके बाद यहाँ पर एक मोमेंटम हुआ बट नॉट प्रॉपर, इसलिए फिर से वापस आ गया, ठीक है। इसलिए फिर से देखिए सपोर्ट लेवल इस लेवल पे बना हुआ है, इसका सपोर्ट लेवल क्या है फिर इन्फोसिस का 1780, ठीक है। ये इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है जिस रेंज में ये लास्ट दिन क्लोज हुआ है, मतलब लास्ट फ्राइडे को जिस दाम में क्लोज हुआ है उसका ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यू कैन सी यहाँ, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल, इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है 1780 के रेंज पे, मतलब लास्ट 3 डेटा से आपको ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डबल बॉटम फॉर्म हुआ, यहाँ पर देखिए डबल टॉप फॉर्म हुआ, ये भी एक टॉप में आप ले सकते हो, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था बट वापस आ गया, ठीक है। कोई प्रॉपर रीजन नहीं आया, ठीक है। रीजन आएगा तो फिर से एक न्यू लाइफ चालू करेगा। लेकिन अगर आप लास्ट 1 साल से देखोगे तो ये देखो यहाँ पर एक मूवमेंट था, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, फिर ये देखो इस तरह से मार्केट आपको चांसेस देता रहता है स्टेप बाय स्टेप। कंपनी अगर अच्छा कंपनी हो ना, आपको बार बार मौका देता है। क्यों? अच्छे कंपनी में कुछ ना कुछ रीजन छुपा होता है, और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए अच्छे से पॉइंट्स को, कि जो आपने देखा वो अभी आप देखो कि जो भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कैसे मैच करता है। स्टॉक कैन ट्रेड इन रेंज फॉर 2 रीजंस। स्टॉक कैन ट्रेड इन रेंज फॉर 2 रीजन। स्टॉक जब रेंज में होता है उसके पीछे क्या रीजन होता है? रेंज पे होना मतलब उसी रेंज पे चल रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं है। When there are no meaningful fundamental triggers, जब मार्केट में कोई फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं होता जो मार्केट को या तो डाउन करे या तो अप करे, तब मार्केट वैसे ही चलेगा। दैट कैन मूव द स्टॉक। दिस ट्रिगर्स आर यूजुअली क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स। नॉर्मली एनुअल रिजल्ट या क्वार्टर रिजल्ट्स मार्केट में जो आता रहता है, जो स्टॉक मार्केट ग्रुप में आप लोग देते रहते हो ना कि इसका कल एनुअल रिजल्ट है, कल उसका क्वार्टर रिजल्ट है, तो क्वार्टर रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट जो हाल फिलहाल में काफी सारा कंपनी का आया है ना, मैं देखा बहुत सारा कंपनी का हाल फिलहाल में रिजल्ट आया, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चेस, अगर कंपनी का कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, न्यू ज्योग्राफिक एक्सपेंशन होता है, कोई बड़ा मैनेजमेंट में चेंजेस आता है, कोई जॉइंट वेंचर्स होता है, कोई मार्जर्स होता है, कोई एक्विजिशंस होता है, ठीक है। when there is a nothing exciting and nothing bad about the company, the stock tends to trade in a trading range. कुछ एक्साइटिंग नहीं रहेगा तो मार्केट रेंज में रहेगा, उसी रेंज में घूमता रहेगा। रेंज अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कुड बी क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग। कई बार ये लॉन्ग लास्टिंग इवन कभी कभी तो 2-3 साल तक चलता है, until a meaningful trigger occurs। जब तक मीनिंगफुल ट्रिगर नहीं मिल जाता तब तक वो साइडवेज में रेंज में चलेगा। तो कंपनी क्यों, मतलब स्टॉक रेंज में क्यों रहता है, क्या ये बात क्लियर हुआ? पहला रीजन। सेकेंड रीजन देखिए, in anticipation of a big announcement, when market anticipates a big corporate announcement, the stock can swing in either directions based on outcomes, based on outcomes of the announcement। मतलब उस आउटकम क्या होगा अनाउंसमेंट का, उसके ऊपर बेस करके। till the announcement is made by both buyers and sellers would be hesitant to take actions and the stock gets into the range। मतलब अनाउंसमेंट हुआ है बट जब तक उसका आउटकम समझ में नहीं आता तब तक वो एक जगह में हेजिटेट करेगा, ठीक है। द रेंज अंडर such circumstances can be short lived lasting until announcement is made। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब ऐसे क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, ऐसे जब भी कभी किसी स्टॉक के बारे में क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है ना, तो एक शॉर्ट पीरियड में ना वो एक सेम रेंज पे घुमा फिरा करेगा। फिर जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे रिजल्ट आएगा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस तरह का चीज आपको मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है। सो ऑलवेज बी रेडी विद दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आपको वो सब चीजों के साथ हमेशा रेडी रहना है और तभी आप मार्केट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसको कहते हैं मार्केट को रीड करना। मार्केट को रीड करना समय लगेगा बट एक ना एक दिन आप लोग पूरा मास्टर हो जाओगे, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है, गारंटी है। चर्चा में रहोगे मार्केट में, अगर मार्केट को पसंद करते हो, मार्केट में रहना पसंद करते हो, मार्केट को जानना पसंद करते हो, इकोनॉमी के साथ बात करना अच्छा लगता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आगे देखो सर, a trader will take a long position when stock price breaks this resistance level। एक ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन कब लेगा? जब वो अपना रेजिस्टेंस लेवल छोड़ के निकल जाएगा, एंड वो शॉर्ट पोजीशन लेगा जब वो सपोर्ट लेवल छोड़ के निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल समझेंगे कैसे? जैसे देखिए, जो लॉन्ग टर्म जाना पसंद करता है या फिर जो ट्रेडर
थोड़ा सोच रहा है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर लूंगा स्टॉक में, तो या फिर वो थोड़ा लंबा ट्रेड लेता है, तो वो सोचता है कि भाई ये स्टॉक क्या ब्रेकआउट दे रहा है, तो जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए काफी दिन तक एक रेंज में घूम रहा था, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला और ये इन्फोसिस यहाँ तक पहुंचा, तो इसमें इन्होंने ट्रेडर ने अच्छा कमा लिया। ठीक है, तो ये मोमेंटम आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन बहुत सारा है जो मैं आपको अभी बताया, कुछ रीजन होना चाहिए। जब तक रीजन नहीं रहेगा वो एक सर्टेन लेवल में ही रहेगा, जब तक रीजन नहीं रहेगा वो पर्टिकुलर, मतलब ये रहा उसका सपोर्ट, ठीक है, और ये रहा उसका रेजिस्टेंस। फिलहाल ये फिर से एक रेंज के अंदर चल रहा है, लेकिन फिर से अगर कुछ पता, मतलब मार्केट में कुछ खबर आ जाए इन्फोसिस के बारे में, ये फिर से कुछ ना कुछ छलांग मारेगा। ठीक है, जैसे रिसेंटली अगर आपको मैं टाटा मोटर्स के बारे में दिखाऊं, ठीक है, रिसेंटली टाटा मोटर्स में कुछ हुआ है ना, क्या हुआ है बोलो तो, मार्केट में टाटा मोटर्स में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, वो ई व्हीकल सेगमेंट्स के कारण, कुछ 70,000 करोड़ समथिंग ऐसा कुछ, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बोल। টাটা মোটরস বলছে যে আমরা 10 বছরে বিগত 5 বছরে 10খানা ইলেকট্রিক ভেহিকেল প্রোডাকশন করব। ঠিক আছে, প্রথমত। আর ফিনান্স করার জন্য बैंक ऑफ তোমার इंडिया, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সাথে কোলাবোরেশনে কাজ করছে। यस यू आर राइट सर। तो आप समझ रहे हो ना, ये देखो एक्चुअली कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी, इसका जो ई व्हीकल सेगमेंट्स में देखो बहुत दिनों तक देखो एक सर्टेन लेवल तक चल रहा था, बट इसके बाद रिसेंटली जो इसका जो छलान मारा ना, इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो मतलब मार्केट में एक अलग ही चर्चा हो गया, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया, तभी वो ब्रेकआउट दे दी। 300 के रेंज में काफ़ी दिनों तक चल रहा था, 280-300 के रेंज में, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट कब दे रहा है, क्यों दे रहा है, आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ब्रेकआउट देगा तो ये अपना रेंज छोड़ के न्यू रेंज क्रिएट करेगा। जैसे करेंटली जो टाटा मोटर्स का रेंज बना है वो एक न्यू रेंज बन गया। देखिए ये जो 300 का रेंज था वो 300 का रेंज से चला आया, अब ये 400, 450, 500 का रेंज पे आ गया। लुक एट हियर, है ना, तो न्यू रेंज बनाता रहता है कंपनी, तो यू हैव टू वेट फॉर दिस थिंग्स। न्यू रेंज में जाने का जो रास्ता है, ये रेंज में ही तो पैसा मिलता है, इसी में तो प्रॉफिट मिलता है। सो यही है ट्रेडर का खेल। ट्रेडर बस ये जो टाइमिंग्स है ना, ये टाइमिंग्स को फॉलो करता है, बस अब टाइमिंग्स को समझो। क्रिकेट की तरह ही है, खराब बॉल मिले छक्का लगाओ, 4 लगाओ, अच्छा बॉल को थोड़ा रेस्पेक्ट करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो stock after being in a range can break out of the range. The range breakout more often than not indicates the start of a new trend. जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा ना, एक न्यू ट्रेंड क्रिएट होगा। जैसे टाटा में आपने देखा, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक न्यू रेंज क्रिएट हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे ये रेंज कितना दिन तक जाता है। फिलहाल तो 450, 500, मतलब 480, 500 का रेंज क्रिएट किया है, ठीक है, 520 का। अब देखना ही है कि ये रेंज टिकता है कि फिर से ये नीचे आएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको मार्केट को फोकस में रखना है, ठीक है, कि क्या होता है। मेरे हिसाब से ये रेंज रहेगा, ठीक है, दिस इज माय कॉन्सेप्ट, ये रेंज में ये बरकरार रहेगा काफी दिनों तक, अभी चलेगा, मतलब बहुत बड़ा चलन तो अभी नहीं मारेगा मुझे लगता है, बट एक सर्टेन लेवल तक ये इसका रेंज अभी बरकरार रहेगा। माय फीलिंग्स। समझ में आ रहा है? विक्रांत, रोशनी, बोलो। यस सर। है दादा। ओके, यानी में इसको क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट रुको तो, क्या रीजॉइन नहीं हो रहा है क्या इन लोग? अच्छा आगे देखो सर, और क्या पॉइंट है यहाँ पर। A trader will take a long position when stock price breaks the resistance level and will go short after price breaks support level। मतलब अगर सपोर्ट लेवल छोड़ के निकल जाता है ना, तो वो एक खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। मतलब जैसे मानो कि ये रहा इसका, जैसे अगर मैं करेंटली बोलूँ, ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज है, बट अगर इस शॉर्ट रेंज में इसका जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है, मैं मोटा मोटी मान सकता हूँ कि इसका सपोर्ट चल रहा है 460 को मान के चलते हैं, ठीक है। अगर टाटा मोटर्स 460 छोड़ के नीचे जा रहा है तो ये आपके लिए एक अलग चिंता का विषय है, ये बेरिश पैटर्न फॉर्म कर लेगा और ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो इसमें आप शॉर्ट सेल खेल सकते हैं तो खेलो, ठीक है, जितना आता है इंट्राडे लेवल में, और बाकी लेवल में आप क्या है सेल करके निकल जाओ, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है तो अलग बात, बट मैं ट्रेडिंग के पर्पज में बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग।
ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। सो ये सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये रेंज को कैसे फील करना चाहिए, तो थिंक ऑफ रेंज एज एन इनक्लोज्ड कंप्रेशन चेंबर। ये कंप्रेशन चेंबर है पर प्रेशर बिल्ड होता है अपॉन ईच पासिंग डे। जैसे जैसे दिन बदलता है प्रेशर क्रिएट होता है विद ए स्मॉल वेंट। ठीक है, एक छोटा सा कहीं भेंट मिल जाए, छोटा सा अगर चिराग मिल जाए ना, मतलब कुछ होने का, द प्रेशर इजेस आउट विद ए ग्रेट फोर्स, देयर इज हाउ द ब्रेकआउट हैपेंस। मतलब थोड़ा सा भी कुछ मैटर कंपनी के बारे में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर उनके बारे में पता चलता है तो वो ब्रेकआउट देता है। चाहे वो लॉन्ग टर्म मतलब ग्रोथ वाला हो भी सकता है या फिर डाउनफॉल वाला भी हो सकता है। द ट्रेडर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट मतलब जैसे अदानी के बारे में कुछ चीजें हुआ था, याद है क्या आप लोगों को? इट्स नॉट एग्जैक्टली जैसे मार्केट ने सोचा था, एग्जैक्टली कुछ ऐसा प्रूव तो नहीं हो पाया। जैसे मुझे याद है अदानी टोटल गैस, अदानी टोटल गैस का क्या नाम होता है रे? टोटल गैस ATGL मोस्ट प्रोबेबली। आई थिंक यहाँ वही है, दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो ये वाला स्टॉक का देखो क्या भयंकर सिचुएशन है। कुछ प्रॉब्लम हुआ था अदानी के स्टॉक को लेके। ठीक है, कई बार तो इसका कुछ ट्रेड डिटेल्स तक नहीं मिला। ठीक है, कई बार तो इसका ट्रेड डिटेल्स तक नहीं मिला। एक सेकेंड होल्ड करो ना, यानी मैं क्या बोल रहा है। ओके, जस्ट लुक एट हियर। ये इसका स्टॉक 1666 में था, 1666 में था। वहां से ये स्टॉक नीचे गिरा था 700 750 के रेंज पे। फिर काफी दिनों तक तो प्रॉपर ट्रेड तक नहीं हुआ, कैप भी लगा दिया था। उसके बाद देखो फिर से आ गया अपने जोन पे, फिर से आ गया। ठीक है, तो ऐसा होता है कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है जिसके कारण, और कुछ प्रॉब्लम था, ये एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, कुछ झूठ था कुछ सच था। ये सेबी को ही पता है कि एक्चुअल में क्या सच था क्या झूठ था, बट स्टॉक में प्रॉब्लम था। पर बाद में ये अपने आप को रेक्टिफाई हुआ और ये देखो फिर से अपने पोजीशन पे पहुंचा। लेकिन यहाँ पर काफी दिनों तक 1000 के रेंट पे, 1300 के रेंट पे काफी दिनों तक रहा। उसके बाद फिर से मोमेंटम मिला अदानी गैस को और ये देखो फिर से 1600 के रेंज पे फिर से आ गया। दिखाई दे रहा है क्या? ये 3-4 मंथ्स का ही अंदर बात कर रहा हूँ आपसे, पुराना बात नहीं है, जस्ट कुछ दिनों पहले ये सब चीज हुआ है। तो अगर आप ये सब अपॉर्चुनिटीज को समझना चाहते हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। एक कंप्रेशन चेंबर की तरह ये मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ देता जाएगा। सो आपको सही ब्रेकआउट समझना होगा। सर क्या है सही ब्रेकआउट? तो कैसे पहचानोगे ट्रू ब्रेकआउट? देख लो फटाफट। ट्रू ब्रेकआउट हैज 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। पहला बात, वॉल्यूम हाई रहेगा, छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं रहेगा। जैसे कि बहुत सारा लोग एक साथ बाई या सेल करेगा, वॉल्यूम का ही मतलब होता है। आफ्टर द ब्रेकआउट द मोमेंटम इज हाई। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम हाई होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये एक मोमेंटम था, मतलब रेजिस्टेंस लेवल ये है ना, ऊपर वाला लाइन दिखाई रहा है क्या? ज्योति, रोशनी, बोल, सुमित, रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है कि नहीं? हाँ दादा। ठीक है, ये देखिए इसका रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लाइन को छोड़ के जहां जहां लाइन ऊपर गया है, ये बेसिकली मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, मतलब ब्रेकआउट दे रहा था। बट ये ब्रेकआउट टिका नहीं सर, वापस फिर से सपोर्ट लेवल तक नीचे आया। इसका मतलब क्या? ये जो ब्रेकआउट है, हाँ येस बैंक के चार्टটা खोलो, पूरा सेम पोजीशन देखते हैं। एग्जैक्टली, मैं मेरे दिमाग में भी येस बैंक ही चल रहा था। वेरी गुड सुमित, येस बैंक। कितना दिन का देखें? লম্বা চার্ট দেখো, এক বছরে। मेरे को 1 ईयर का नहीं शो कर रहा है, यहाँ 1 मंथ का ही दिखा रहा है मेरे को करेंटली। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है, ये देखो
ब्रेकआउट थोड़ा सा दिया है, ठीक है। लास्ट 1 साल का अगर मैं तेरे को बात करूं तो ये कुछ लास्ट 1 ईयर का, हाँ बीच बीच में एक स्मॉल ब्रेकआउट कोशिश कर रहा है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब এটা 1 মান্থের মধ্যে হয়েছে কারণ অ্যাসেট কোয়ালিটিতে আর অনেক ইমপ্রুভমেন্ট এনেছে। हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट एग्जैक्टली प्रॉपर रीजन नहीं मिला कि जो स्टॉक बहुत दूर जाएगा। 2 কোটির উপরে ভলিউম হয়েছে ডেইলি প্রায় অ্যাপ্রক্স 2 কোটির উপরে ভলিউম ছিল। अच्छा, तभी तो थोड़ा बहुत उसका मूवमेंट क्रिएट हुआ था, बट फिर भी अभी भी स्टॉक नीचे ही है, क्योंकि अभी भी वो वाला बात नहीं आया जो बात इसके अंदर मतलब अभी भी लोग चाहता है, मतलब अभी भी जो एसेट क्लास में एसेट क्वालिटी में जो परिवर्तन होना चाहिए वो अभी तक वो वाला बात नहीं हुआ। 10 से 13 वही इसका रेंज चल रहा है अभी भी, मतलब स्टील रेंज पे ही है ना, 10 to 13 यही चल रहा है। जिस दिन ये रेंज छोड़ के निकल जाएगा उस दिन समझना ब्रेकआउट चालू हुआ है। तो ये देखो शॉर्ट ब्रेकआउट दिया है, शॉर्ट ब्रेकआउट दिया है, यू आर राइट सुमित, ठीक है। बट ये ब्रेकआउट अभी भी वो वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ जो ब्रेकआउट एक्चुअली ये ढूंढ रहा है, ये ब्रेकआउट जो ढूंढ रहा है। सो पॉइंट इज दैट कि वॉल्यूम इज ओके, बट ब्रेकआउट का जो ठोस मोमेंटम होना चाहिए ना वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का होना चाहिए, मतलब एक्चुअल मोमेंटम में कुछ ऐसा चीज होता है सर, ठीक है, दैट्स अ प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है। बट बाकी जो ब्रेकआउट है वो शॉर्ट ब्रेकआउट है, तो बच के रहना सर ये सब चीज़ों से। ये शॉर्ट ब्रेकआउट से ट्रेडिंग आपको कई बार मुश्किल में भी डाल सकता है, सो थोड़ा संभाल के रहना। अच्छा, तो स्टॉक अटेम्प्टेड टू ब्रेकआउट ऑफ द रेंज 3 टाइम्स, 3 बार कोशिश किया ये वाला स्टॉक, ठीक है। हाउएवर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आर फॉल्स ब्रेकआउट एंड फर्स्ट ब्रेकआउट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। सो अल्टीमेटली मैटर कहां तक पहुंच रहा है, ट्रेडिंग द रेंज ब्रेकआउट। अब बात यह है कि ये रेंज ब्रेकआउट में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ध्यान से सुनना। देखो सर, ट्रेडिंग द रेंज ब्रेकआउट, traders buy the stock as soon as the stock breaks out of the range on good volumes. Good volumes confirm just one of the prerequisites of the range breakout. However, there is no way for the trader to figure out if the momentum will continue to build. मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है ट्रेडर को कि क्या मोमेंटम मिलेगा, क्या सच में वो स्टॉक आगे जाएगा या नीचे गिरेगा। Hence the trader should always have a stop loss for range breakout. जब भी आप रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे ना सर, ठीक है, ओके सुमित, जब भी रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे हमेशा क्या करना चाहिए आपको, स्टॉप लॉस जरूर लेना चाहिए। अब स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे, चलो मैं दिखाता हूं आपको स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। एज्यूम द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ए रेंज बिटवीन 128 से लेके 165, ये अगर स्टॉक का रेंज है जैसे कि डीएलएफ में हम लोग देख रहे थे। द स्टॉक ब्रेक्स आउट ऑफ द रेंज एंड सर्ज अबव 165, 128 से लेके 165 द स्टॉक ब्रेक्स आउट ऑफ द रेंज एंड सर्ज अबव 165, मतलब 165 छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब वो क्या ब्रेकआउट दे रहा है। और अभी करेंटली मानो कि 170 में चल रहा है, 165 उसका जो रेजिस्टेंस था उसको छोड़ के निकल गया, मतलब ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन करेंटली चल रहे 170 पे। तो ट्रेडर को क्या करना चाहिए, 170 पे बाई करेगा और 165 को स्टॉप लॉस कर देगा। क्यों, अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो कम से कम फिर से स्टॉक क्या होगा, 165 में आके ही रुकने का चांसेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है सर, जिस रेंज से उसका ब्रेकआउट चालू हुआ ना उसी रेंज में वापस आने का चांसेस इसका ज्यादा है। अब ये सेम चीज आप यहां पर भी देख सकते हो, ये देखो जैसे बोल रहे हैं ना, ये देखो ईएस बैंक में हुआ था, ये देखो जस्ट लुक हियर, ये एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देके ये 16 समथिंग में चला गया था, बट वापस कहां पर आया, वापस कहां पर आया, देखो सेम 10-12 रुपीज में आ गया, सेम 13 रुपीज में आ गया जो अभी चल रहा है, मतलब ये उसके सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक नेगेटिव ब्रेकआउट चालू हुआ था जो इसको 10 की तरफ लेके गया था, बट वापस फिर से कहाँ आ गया, फिर से 13 में आ गया, मतलब ये 13 जो है ये इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो ब्रेकआउट, इसके ऊपर भी जा रहा है तो ब्रेकआउट, ठीक है। फिर से अगर ये ऊपर जाएगा तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट है, आप खरीद सकते हो, बट स्टॉप लॉस क्या लगाओगे। सपोज ये 13 रुपीज चल रहा है ना, अगर मानो कि ये ब्रेकआउट देके मतलब 15 चला गया तो आप 15 में बाई कर लो, नो इशू, ठीक है। आपका सोच ऑब्वियसली बुलिश है, आप सोच रहे हो कि भाई 18 में जाएगा तो बेचूंगा, बट अगर बाई चांस ये 18 में ना जाके
फिर से नीचे आएगा तो फिर से कितना नीचे आएगा, 13 में नीचे आएगा। अब लॉस खाओगे पर 2 रुपीज का लॉस खाओगे, ज्यादा नहीं। तो स्टॉप लॉस लगाओगे तो बच जाओगे, आपका मतलब पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। बट कभी आप देखो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना ब्रेकआउट में बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है ना मुश्किल है, बिकॉज ब्रेकआउट पता नहीं चलता ना कि वो सच में ब्रेकआउट बहुत दूर तक लेके जाएगा या फिर थोड़ा सा जाके रुक जाएगा। ऐसा होगा कि यहाँ पर आके रुकेगा, जरूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इतना जाके फिर से वापस आ गया। अब कितना बड़ा वेव आएगा वो तो डिपेंड करता है ना कि मार्केट में खबर कितना पक्का है उसके ऊपर। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? सुमित बोल, विक्रांत ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह का केस में, ठीक है। और क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बाकी देखो प्रैक्टिस करते करते आपको और नॉलेज आ जाएगा खुद से। तो अल्टरनेटिवली जैसे अगर आप स्टॉक्स अगर मानो कि अगर बेयरिश है, ठीक है, 128 में अगर आपका चल रहा है और वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, एंड ट्रेड्स एट ₹123, नीचे गया, ठीक है, बेयरिश हुआ। अब ट्रेडर ने ट्रेड लिया 123 पे, ठीक है, और वो सोच रहा है कि स्टॉक और नीचे जाएगा, बट वो फिर से मानो कि वापस आ गया 128 पे। जैसे अभी आपने येस बैंक में देखा 13 चल रहा था, 10 पे चला गया था, बट फिर से 13 में चला गया। तो अगर लॉस भी करोगे तो 5 रुपीज का करोगे। तो स्टॉप लॉस लगा देना फिर अपर लेवल को, मतलब जहां से इसका ब्रेकडाउन हुआ था। इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा है। रोशनी, ज्योति, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? है दादा। Another fact देख, Yes, sir. after initiating the trade, sorry, after initiating the trade, if the breakout is genuine, अगर breakout genuine है, then trader can expect a move in the stock which is at least equivalent to the width of the range। मतलब आप समझो सर, अगर मानो कि ब्रेकआउट जेन्युइन हुआ, आपको पता नहीं है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं, एक सेकंड सर ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आपको पता नहीं कि ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन जैसे आप ट्रेड लिया उसके बाद अगर ब्रेकआउट सच में जेन्युइन रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, जेन्युइन अगर ब्रेकआउट फॉल्स होगा उसके लिए स्टॉप लॉस बड़ा अच्छा काम करेगा, बट अगर ब्रेकआउट जेन्युइन होगा तो आप टारगेट कैसे फिक्स करोगे? If breakout is genuine, then trader can expect a move in the stock which is at least equivalent to the width of the range। मतलब उस रेंज का जो width है ना वो होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे DLF का जो स्टॉक में आपको बता रहा था, ब्रेकआउट 168, ठीक है, with the breakout of 168 the minimum target expectation would be 43 points। कैसे पता चला कि ये 43 पॉइंट्स आगे जाएगा? सिंपल बात है, 168 पे अगर ब्रेकआउट कर रहा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो रेंज है वो 168 से 125 है, मतलब इतना दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक 168 से 125 के रेंज में चला है, तो कितना इसका विड्थ हो गया सर? समझ में आ रहा है बात? जो स्टॉक इतना दिन जो स्टॉक का रेंज चला है वो 168 से 125 का रेंज चला है। जैसे अगर मैं आपको येस बैंक में बताऊं, लास्ट कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसका रेंज जो चला है दैट इज, मुझे जितना दिख रहा है सर, 14 से लेके 11 तक का। तो इसका ओवरऑल रेंज है 3 पॉइंट्स का, तो ये 3 हो गया इसका विड्थ। अब आपको इसी तरह से सोचना है कि 168 से 125 का गैप तो 43 का गैप। सो अगर आप 168 में बाई करते हो, हाँ बोल। বলছি তাহলে এটা যদি আপসাইড মুভ হয় তাহলে মানে বুলিশ হয় তাহলে 3 পয়েন্টের বেশি এটা আপসাইড হতেই পারে না। देख एज पर डाउ, ठीक है, एज पर डाउ एंड एज वेल एज मार्केट पैटर्न, ठीक है, जब मोमेंटम क्रिएट होता है ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो आप नॉर्मली जो टारगेट देख, कभी कभी तो मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते, वो अपने हिसाब से चलता है, बट अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना मोमेंट क्रिएट कर सकता है। सपोज यू बाई 168 दिस पर्टिकुलर स्टॉक और उसमें आपका रेंज चल रहा था 43 का प्रीवियसली, सो आगे भी ये 43 तक और एक्स्ट्रा जा सकता है। दैट मीन्स अगर आप बाई करते हो 168 पे तो इसका रेंज हो सकता है 211 तक, मतलब 168 पे और 43 पॉइंट ऐड कर दो अगर बुलिश है। सिमिलरली अगर आप येस बैंक में सोच रहे हो कि अगर येस बैंक आपको मूवमेंट देता है जेन्युइन मूवमेंट, अगर आप 13 में बाई करते हो, ठीक है, सो ये और 3 पॉइंट तक आगे जा सकता है, दैट इज 16। ये रीजन है इसका, समझ में कुछ आ रहा है? मतलब ये चांसेस है। अब 16 छोड़ के भी जा सकता है ना, मोमेंटम
समझना मुश्किल है, बट इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर ये इसका जो रिसेंट ट्रेंड है लास्ट 3-4 मतलब सेशन का, उसमें देखा गया कि भी हाईएस्ट 14 से लेके 11 तक के मूवमेंट में इसका मूवमेंट चल रहा है। तो 11 से 14 रेंज है इसका, तो 14 से 11 कितना हो जाता है 3, तो 3 पॉइंट इसका रेंज है। तो अगर ये मूव करेगा तो 3 पॉइंट में मूव करने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ये सिंपल सा काम करता है, सिंपल एवरेज करके मार्केट को बढ़ाते हैं। अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा थोड़ी ना है, मतलब जितना लोग बाई करेगा सेल करेगा उसका एक एवरेज करके ही वो बढ़ेगा। तो ये 13 से 16 पे जाने का ही इसका, इसीलिए जो एनालिस्ट है ना मार्केट में वो इसी तरह से बोलते हैं कि बाई एंड फिर टारगेट बताते हैं आपको, टारगेट 16 देखना, जो एनालिस्ट इसी तरह से बोलते हैं ना, ये डाउ का ये पैटर्न फॉलो करता है तभी बताता है कि टारगेट। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे रिसेंटली टाटा मोटर्स का एक टारगेट बना हुआ है, ठीक है, द बिग जायंट कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल, 650 का रेंज बना हुआ है, मतलब टारगेट बना हुआ है कि अगर ये फिर से ब्रेकआउट देगा 3-4 मंथ्स में तो 654 तक ये जा सकता है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका मोमेंटम है, मतलब लास्ट कुछ दिनों में ये जिस हिसाब से इसका मोमेंटम चला है, अगर आप इस तरह का रेंज को देखोगे, ऐसे इसमें प्रॉपरली बोलना मुश्किल है, बट ड्यू टू सम पॉजिटिव मूवमेंट इन टाटा मोटर्स लास्ट कुछ दिनों में ये कितना मूवमेंट चेंज किया, देख 365 इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से लेके अगर आप इसका अभी का देखोगे तो लास्ट कुछ दिनों में और 150 पॉइंट जाने का, लास्ट 3 महीने में और 150 पॉइंट आगे जा सकता है अगर कोई प्रॉपर मूवमेंट मिल गया, तो 650 तक जाने का चांसेस है इसका 3-4 मंथ्स में। समझ में आ रहा है? हेलो, बोलो सर बोलो, कैलकुलेशन बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ দাদা। ओके ओके सर, तो इस तरह से टारगेट फिक्स कर सकते हो सर, मतलब एक आइडिया मतलब जनरेट आप आराम से कर सकते हो सर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में और बात करते हैं, फ्लैग फॉर्मेशन। क्या है ये फ्लैग फॉर्मेशन? Flag formation usually takes place when the stock posts a sustained rally with almost a vertical and a steep increase in stock price. मतलब स्टॉक में एक स्टीप इंक्रीज आ गया, फ्लैग पैटर्न्स आर मार्क्ड बाय ए बिग मूव व्हिच इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट करेक्शन। मूवमेंट बिग होता है बट बीच बीच में शॉर्ट करेक्शन करता है। ध्यान से सुनना, फ्लैग फॉर्मेशन कैसे होता है। मूवमेंट बड़ा होता है बट बीच बीच में छोटा छोटा करेक्शन करेगा। इन द करेक्शन फेज द प्राइस वुड जनरली मूव विद इन 2 पैरेलल लाइंस। Flag pattern takes the shape of a parallelogram or a rectangle and they have the appearance of a flag on the pole. ठीक है, मतलब ऐसे देखने में लगता है। ठीक है, जैसे कि the price decline can last anywhere between 5 to 15 trading session, मतलब जो प्राइस जब करेक्ट करेगा ना वो 5 से लेके 15 ट्रेडिंग सेशन तक ऐसा जा सकता है, कुछ ऐसे देखने में होता है सर। ये भारत पेट्रोलियम का एक डेटा से बनाया गया, आप देख सकते हो उस टाइम पे भारत पेट्रोलियम 583 के रेंज पे चल रहा था, बट कैन यू लुक एट हियर? हाँ सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या फ्लैग? अरे ये कैसे फ्लैग बना है दिख रहा है कि नहीं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, बोलो सर बोलो, क्या झंडा दिख रहा है? यस सर। रोशनी ज्योति, आप लोगों को झंडा दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। यस सर, ओके। ये खबर क्या हो गया? तो ये झंडा का खेल क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ, अभी झंडा समझ में आ जाएगा। ये सुमित झंडा देखते पेजिस पताका देख, with these two events प्राइस रैली एंड प्राइस डिक्लाइन। पहले प्राइस बढ़ेगा, प्राइस का एक रैली होगा, रैली मतलब एक अपवर्ड रैली। ठीक है, ये रहा देखो अपवर्ड रैली दिख रहा है ना, ये अपवर्ड रैली में थोड़ा सा करेक्शन, हाँ रोशनी, अपवर्ड रैली में थोड़ा सा करेक्शन। ठीक है, एंड ये दोनों चीज कंजिक्यूटिवली होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद, एकदम लगातार होगा, चलते चलते थोड़ा करेक्शन, मतलब ऐसे बहुत बहुत मार दिए, थोड़ा छक्का, बहुत सारा छक्का हो गया, एक शॉर्ट रन ले लेते हैं, तो करेक्शन टाइप, थोड़ा थक गया चलते ऊपर चढ़ते चढ़ते। A flag formation is formed when a flag forms
द स्टॉक इनवेरिएबली स्पर्ट्स बैक ऑल ऑफ ए सडन एंड कंटिन्यूज टू रैली अपवर्ड्स, एंड उसके बाद फिर से अप होगा। फ्लैग फॉर्मेशन थोड़ा सा करेक्शन करेगा, फिर से अप होगा। ठीक है, ये फ्लैग फॉर्मेशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये भी आपका डाउ थ्योरी का एक बहुत बड़ा पैटर्न है। डाउ ने ये चीज बहुत बार देखा, तभी डाउ ये चीज आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप भी इसको मार्केट में देखो। क्या बताते हैं, देखो डाउ, फॉर ए ट्रेडर हु हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक, फ्लैग फॉर्मेशन उसके लिए एक चांस बनाता है। हाँ, थोड़ा कम प्रॉफिट करेगा, बट यू हैव अ चांस, सेकंड चांस टू बाय। However, the trader has to quick in taking the position as the stock tends to move up all of a sudden. बहुत जल्दी ये मूव करेगा। In the chart above, the sudden upward movement is quite evident. ठीक है, ये सडन जो मूवमेंट क्रिएट करता है ना, ये बहुत जल्दी करता है, इतना जल्दी कर लेता है कि मैक्सिमम केस में ट्रेडर को ना समझ में नहीं आता कि कब ये अचानक थोड़ा करेक्शन करके मूवमेंट कर लिया, समझ में नहीं आता। जैसे रिसेंटली कुछ स्टॉक में ऐसा हुआ है, देखो ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये टाटा मोटर्स में, मोस्ट ऑफ ये टाटा मोटर्स है। हाँ, ये देखो आप हुआ था, उसके बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन जैसे हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो एक बार ऑलमोस्ट आप होके एक थोड़ा सा यहां पर देखो करेक्शन जैसा दिखाई दिया। हेलो, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो ना, है ना, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ। ये देखो, ठीक है, ये देखो फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग रहा आपका, और इस फ्लैग के बाद ये देखो फिर से आपको एक छोटा सा मूवमेंट दिया है। इफ यू कैन प्रॉफिट कर लो। मतलब ये 480 में आया था, अगर किसी ने बाई नहीं किया था इस मूवमेंट पे, तो आप 480 में बाई करके अभी 507 इसका दाम चल रहा है, इसमें भी आपको 27 रुपीज का प्रॉफिट देके गया पर शेयर। इंटरेस्टिंग ना सर, फ्लैग फॉर्मेशन, डाउ थ्योरी, देखो मार्केट आपको किस तरह से सिखा रहा है, बस आपको सीखना पड़ेगा सर, और कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग था ना ये टाटा मोटर्स का, बहुत इंटरेस्टिंग था सच में। ऐसे फ्लैग मिल जाएगा, ऐसे बहुत रेयर मिलता है, रोज रोज नहीं होता सर ये सब चीजें। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज कि फ्लैग फॉर्मेशंस में जो पहले नहीं कमाया वो अभी कमा सकता है। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट कम करेगा बट प्रॉफिट कर लेगा सर। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आया तो क्या मैं रिवर्ट टू रिस्क रेशियो भी बता दूं सर? सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक रेशियो है, सीख लो आज। ठीक है, क्योंकि अभी कंक्लूजन स्टेज में हम लोग आ ही गए, तो ये RRR भी एक बार देख लो, RRR, ठीक है, RRR, ठीक है, रिवर्ट टू रिस्क रेशियो। क्या है ये रिवर्ट टू रिस्क रेशियो? ये रिवर्ट टू रिस्क रेशियो डाउ का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। ठीक है, ये एक्चुअली डाउ ने भी बताया, इट्स एक्चुअली जेनेरिक कॉन्सेप्ट, मार्केट में ये पैटर्न बड़ा फेमस है। ठीक है, इसको एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर लाया जाता है। मार्केट का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है सर, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, उसमें ये रिवर्ट टू रिस्क रेशियो होता है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, उसके बेसिस पे कितना रिवार्ड आपको मिल सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्ट टू रिस्क रेशियो इज जेनेरिक एंड नॉट रियली स्पेसिफिक टू डाउ। मतलब डाउ ने भी इसके बारे में बोला, बट सिर्फ डाउन नहीं, ये बहुत पहले से ही चल रहा था। It would have been apt to discuss the under trading system and risk management के अंदर। However, RRR finds its application across every type of trading, मतलब not just in share market, हर केस में आप ये ट्रेडिंग यूज कर सकते हो। Be it trades based on technical analysis, investment through fundamentals. For this reason, we will discuss concept of RRR here. मतलब फंडामेंटल हो या टेक्निकल, अब हर जगह में RRR टेक्निक यूज कर सकते हो। सर क्या सिस्टम है? मतलब सिंपल बात है कि भाई कितना रिस्क उठा, मतलब कितना प्रॉफिट करने के लिए कितना रिस्क उठाना चाहिए, मतलब कितना रिटर्न पाने के लिए कितना रिस्क उठाना जायज है। लॉजिकल है, सिंपल बात है, लॉजिकल रिस्क या कैलकुलेटिव रिस्क। समझ में आ रहा है सर मेरा बात आपको? देखो सर, सपोज मानो कि रिवर्ट टू रिस्क रेशियो इज वेरी सिंपल, लुक एट द डिटेल्स ऑफ द शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड। ये एक डिटेल्स है, अब लोग ऐसे मार्केट में बहुत दिखने को मिलेगा। सपोज आप स्टॉक में एंटर करते हो 55 रुपीज 0.75 में, स्टॉप लॉस लगाते हो 53.55 में, आपको टारगेट है कि ये स्टॉक 57.20 तक जाएगा। आपको मेरा बात समझ में आया? हेलो, एंटर करोगे 55.75, एक्सपेक्टेड टारगेट है 57.20, स्टॉप लॉस है 53.55। सर कितना प्रॉफिट करोगे इसमें? अगर 55 में लेते हो तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, बोलोगे सर? हेलो,
अरे 55 में परचेस करके 57 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट कर लोगे? 55 एग्जैक्टली नहीं, 55.75 से लेके 57.20। तो यू कैन इंस्पेक्ट हियर। देखो सर, अगर आप कितना रिस्क ले रहे हो, आप कितना रिस्क लोगे? एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस को माइनस करो। मतलब 55 में अगर स्टॉक को बाय करते हो और स्टॉप लॉस अगर 53.55 है तो बेसिकली 2.20 आपका लॉस होगा। आप कितना प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो? रिवार्ड कितना आ सकता है? आया नहीं, इट्स योर टारगेट, एक्सपेक्ट करते हो। एग्जिट अमाउंट जो है उससे एंट्री पॉइंट को देखो। मतलब 57.2 में अगर बाय करते हो तो 55.75 में आपका 55.75 आपका एग्जिट है, एंट्री है, और 57 आपका एग्जिट है। तो आप कितना प्रॉफिट कर लोगे? 1.45। तो पॉइंट इज दैट 1 रुपीज 45 पैसा कमाने के लिए शेयर के हिसाब में 2 टका 20 पैसा का लॉस उठा रहे हो आप। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हेलो, अरे 1 रुपी 45 पैसा का प्रॉफिट करने के लिए 2.20 का लॉस खाने का इंतजार करना लॉजिकल लग रहा है क्या ज्यादा? मतलब इफ यू वांट टू वांट 1.45 रुपीज, उसके लिए 2.20 पैसे का लॉस खा जाओगे आप। 2 টাকা 20 পয়সার লস, 1 টাকা 45 টাকা ইনকাম করার জন্য? ऐसा लॉजिकल लग रहा है क्या? एकदम लॉजिकल नहीं है सर। तो फिर ये जो आरआरआर है ना सर, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? ये कैलकुलेटिव रिस्क है। This means for a reward of 1.45 points, the trader is risking 2.2 points. और in other words, reward to risk ratio अगर आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब for getting 1.45 rupees, you need, मतलब you actually sacrifice 2.20 losses. So actually इसका रेशियो है 0.65. Clearly this is not a great trade. ये अच्छा ट्रेड नहीं है, ठीक है? बहुत लोग ये गलती करते हैं, ऐसा ट्रेड लेके गलतियां कर बैठते हैं। तो ये आरआरआर रेशियो बहुत हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग चूज करने में कि कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? मतलब हर बॉल में नहीं मारते सर, कुछ बॉल को सम्मान भी देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि सही बॉल आपको मिलेगा, बॉलर गलती करेगा, ठीक है? अ गुड ट्रेड शुड बी कैरेक्टराइज्ड। इसीलिए इंडिया हारा था पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा बॉल में छक्का मारने का सोचा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही हुआ। चलो सर, मैं जले पे नमक नहीं चढ़ाना चाहता, बट सिंपल याद आ गया मुझे। A good trade should be characterized by a rich RRR, ठीक है? In other words, for every ₹1 you risk on a trade, your expected return should be at least 1.3. मतलब अगर 1.30 पैसा अर्न करोगे तो कम से कम 1 टका लॉस खाओ। मतलब अगर लॉस जाएगा तो 1 टका, बट अर्निंग करेंगे तो 1 टका 30 पैसा, इसे स्टैंडर्ड। और इससे ज्यादा, मतलब 1.30 से भी ज्यादा हो तो और अच्छा, 2 टका करे तो और अच्छा। मतलब 2 टका गेन करने के लिए 1 टका लॉस, अच्छा बात है सर, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट स्टैंडर्ड है, जो अच्छा ट्रेडर है, नॉलेजेबल है, 1.30 इनकम करने के लिए 1 रुपीज का लॉस, इट्स ओके। चलो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मार्केट में कोई स्टॉक चल रहा है, मान के चलो कि एंट्री है 107 में, मतलब आप बाई करते हो 107 में, आप स्टॉप लॉस लगाते हो 102 पे, ठीक है? और कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, यू नो फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम कैंडलस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डाउ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉप लॉस का बहुत सारा एंगल है, आप कोई भी एंगल चूज करो अपने हिसाब से, बट अल्टीमेटली आप कॉमन पॉइंट में पहुंच जाओगे, ये गारंटी है। चाहे आप कैंडल स्टिक्स देख लो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, चाहे आप वॉल्यूम देख लो, चाहे आप डाउ देख लो, हर केस में आपको स्टॉप लॉस चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छे से लर्न किए हो अभी तक का पूरा सेशन, जो अभी तक इतना दिन से हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं। तो एंट्री अगर 107 में है, स्टॉप लॉस अगर 102 करते हो और आपका टारगेट है 114, चलो देखते हैं क्या ये ट्रेड लेना सही रहेगा, ठीक है? इन दिस ट्रेड आपका इनकम कितना हो सकता है? अच्छा पहले लॉस देख लेते हैं। 107 में बाई करेंगे, 102 मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो 102 तक जा सकता है। तो आपने कितना लॉस खाने के लिए रेडी हो? 5 टका या 5 पॉइंट्स। एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कितना है? 107 से 114, तो 7 पॉइंट्स। तो आपका रिस्क रिटर्न रेशियो कितना हो गया? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 7/5, दैट इज 1.4। तो अच्छा है ना सर? 1.4 इज वेरी गुड। इसका मतलब है कि फॉर एवरी ₹1 ऑफ रिस्क, मतलब 1 रुपीज गवाओगे, बट बदले में आपको 1 टका 40 पैसा का गेन होगा। मतलब मार्केट में एक्चुअली आप लॉस खाने के लिए रेडी हो 1 रुपीज, और बदले में आपको 1.40 मिलेगा। दिस इज ये 1.4 आपको एक्चुअली ये बताता है,
तो ये अच्छा ट्रेड है, ये अच्छा ट्रेड है। बट पहले वाला ट्रेड अच्छा नहीं था, ये 0.65 जो था ये अच्छा नहीं था, बिकॉज यहां पर क्या हुआ था 1.65 में कि आप 2.20 का लॉस खाने के लिए रेडी थे 1.45 कमाने के लिए। To earn 1.45 you are ready to get loss 2.2. It's not a good thing sir, not a great trade, but ये अच्छा ट्रेड है कि आप 1 टका 40 पैसा कमाने के लिए 1 टका लॉस खाओगे, चलो सर बनता है बात। बट सर स्टैंडर्ड अगर मुझे पूछोगे कि सर सबसे अच्छा क्या है, तो आई विल से कि 1.5 सबसे बेहतर है। ठीक है, कोई कोई तो सर मतलब 1.5 का मतलब क्या कि 1.5 कमाने के लिए 1 टका लॉस खाने के लिए मैं रेडी हूँ, मतलब 1.5 टका कमाऊंगा बट 1 टका लॉस खाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो ये ट्रेडिंग सबसे अच्छा लगता है। बट कोई कोई तो ऐसा है कि सर 1 टका कमाने के लिए 1 टका लॉस खाने के लिए रेडी है, चलो ये भी अच्छा है। तो फॉर एवरी ₹1 दे रिस्क दे एक्सपेक्ट रिवॉर्ड ऑफ ₹1। 1 रुपीज कमाएंगे बट बदले में 1 रुपीज गवा, मतलब मेरा लॉस भी हो सकता है। कोई कोई ऐसा है मतलब प्रेफर की 1.25, मतलब 1.25 कमाने के लिए मैं 1 रुपीज गवाऊंगा। ठीक है, कुछ होते सर अल्ट्रा कॉसेस। ठीक है, स्टार्टिंग लेवल में बिगिनर्स में ऐसे ही होना चाहिए कि मैं 2 रुपीज कमाऊंगा उसके बदले 1 टका गवाऊंगा, बट ऐसा चांसेस आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, स्पेशली इन इंट्राडे तो बहुत रेयर होगा कि 2 टका कमाओगे और बदले में 1 टका लॉस होगा, ऐसा चांसेस बहुत कम होगा स्पेशली इन इंट्राडे। So point is that a trade must qualify the trader's RRR requirement. RRR मतलब समझ में आ गया ना, risk reward ratio। ठीक है, risk reward ratio। Remember a low RRR is just not worth the trade। मतलब 0.65 जब आपका आया था ना, ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कम से कम 1.3 RRR कितना होना चाहिए, कम से कम 1.3 और हायर, बेस्ट इज 1.5। Ultimately, if RRR is not satisfied, then even a trade that looks attractive must be dropped as it's just not worth the risk। एक एग्जांपल दिखाता हूं सर, चलो लुक एट दिस ट्रेड। ये एक ट्रेड का डेटा है। सपोज आप एंटर करना चाहते हो 765 में, ध्यान से सुनना, 765 आपका एंटर है, टारगेट मार्केट बता रहे हैं 758। सर अच्छा लग रहा है ना देख के, हेलो 765 में एंटर और 758 में टारगेट, अच्छा लग रहा है देख के कि आप अगर गेन करोगे तो 765 एंटर कर रहे हो, टारगेट 758, मतलब एक्चुअली बियरिश पैटर्न है ये। ठीक है, मतलब शॉर्ट सेल के लिए बताया जा रहा है। स्टॉप लॉस है इसका 772। सो आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड है 7.17, मतलब अगर आप एंट्री से एग्जिट को लेस करोगे तो रिवॉर्ड कितना है 7 टका 17 पैसा, रिस्क कितना है आपका 7 से, मतलब स्टॉप लॉस से एंट्री को लेस करो 7.18। सो रेशियो कितना आ रहा है आपका, देखो तो 1, 7.17 divided by 7.18, almost 1। So as I mentioned earlier, I do not stringent RRR requirement of at least 1.5। so हो सकता है कि ये ट्रेड अच्छा था, बट अगर ये 1.5 नहीं है तो ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, किसी को 1 पे भी अच्छा लगता है, बट आप देख लो कि आपको कौन सा ज्यादा सूट करेगा। बट मैं आपको यही बताऊंगा कि 1.5 सबसे बेस्ट है, मतलब रिस्क का चांस सबसे कम। ठीक है, मतलब सबसे ठीक ठाक, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, एवरेज लेवल पे रिस्क है। बट ये 1 का रिस्क, मतलब 1 टका कमाने के लिए 1 टका गवाना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, अरे रोशनी, ज्योति, बोलो सर। सुमित, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारा का सारा पॉइंट बताने के बाद हम लोग आखिर पहुंच ही गए सर ग्रैंड चेकलिस्ट में। सर ये ग्रैंड चेकलिस्ट क्या है? ग्रैंड चेकलिस्ट मतलब टेक्निकल एनालिसिस का सारा पॉइंट्स जो हम लोग अभी तक कवर करके आए हैं। ठीक है, सारा का सारा जो जो चीजें हम लोग कवर किए हैं, अब चलो देखो कि आपको टेक्निकल लेवल पे ट्रेडर बनने के लिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म बनो, लॉन्ग टर्म बनो, इन्वेस्टमेंट करो 6 मंथ 7 मंथ्स के लिए, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बोल सकते हैं। रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होना जरूरी है। अगर कैंडल नहीं समझ में आता तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मतलब रिकॉग्नाइजेबल, जो मार्केट में 1620 मतलब फेमस कैंडल है वो फॉर्म होना जरूरी है। नहीं होता है तो ट्रेड मत लो। ठीक है, मतलब अंधेरे में तीर चला के कोई फायदा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म द ट्रेड। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर समझ में नहीं आता तो, मतलब समझ में तो आना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। स्टॉप लॉस जो लगाओगे ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ही होना चाहिए। अगर बाई करोगे, मतलब अगर लॉन्ग खेलोगे तो मतलब रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, सॉरी सपोर्ट के आसपास। अगर
बेसिकली लॉन्ग में जाओगे तो रेजिस्टेंस के आसपास, शॉर्ट में जाओगे सपोर्ट के आसपास, यही होना चाहिए जो मैं आपको पहले ही सिखा के आया। फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो पैटर्न ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट, मतलब जो पैटर्न बनेगा उसका जो लोअर ऑफ द लो है वो सपोर्ट बनना चाहिए। ये कैंडल्स में आपको मैं समझा के रखा था कि लोअर ऑफ द लो क्या होता है, लो ऑफ द पैटर्न जो होता है वो सबसे मतलब वो सपोर्ट होता है। शॉर्ट ट्रेड के लिए हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द रेजिस्टेंस, वॉल्यूम शुड कंफर्म, जिसमें वॉल्यूम ना दिखे वो ट्रेड तो कभी नहीं लेना चाहिए। एंश्योर, वॉल्यूम क्या मतलब क्या है, बाइंग सेलिंग का पूरा वॉल्यूम, ठीक है, कितना एक साथ मतलब बाई सेल का प्रेशर कितना है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। एंश्योर अबव एवरेज वॉल्यूम्स बोथ बाई एंड सेल डे, एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। लो वॉल्यूम्स आर नॉट एनकरेजिंग एंड हेंस डू फील फ्री टू हेजिटेट व्हाइल टेकिंग ट्रेड वेयर वॉल्यूम्स आर लो, जहां वॉल्यूम कम रहेगा वहां पर ट्रेड ना ही लो तो अच्छा है। लुक एट द ट्रेड फ्रॉम डाउ थ्योरी पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउ थ्योरी के बेसिस में ट्रेड लोगे बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड समझ में आता है, डबल ट्रिपल एंड रेंज फॉर्मेशन समझ में आता है, रिकॉग्नाइजेबल डाउ फॉर्मेशंस जो जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, ठीक है। इंडिकेटर शुड कंफर्म, जितना सारा इंडिकेटर्स आप पढ़ के आए हो। स्केल द ट्रेड साइज हायर इफ इंडिकेटर्स कंफर्म टू योर प्लान ऑफ एक्शन, इफ इंडिकेटर्स डू नॉट कंफर्म गो अहेड विद ओरिजिनल प्लान, ठीक है। इंडिकेटर्स अगर कई बार आपको क्या करता है कि ट्रेड साइज हाई कर दो जब इंडिकेटर कंफर्म करेगा, इंडिकेटर एक सपोर्टिव है। इंडिकेटर कई बार ऐसा होता है कि इंडिकेटर कंफर्म नहीं करता, बहुत सारे इंडिकेटर आपने पढ़ के आया, ठीक है, फिबोनाची वगैरह बहुत सारे इंडिकेशन आपने देख के आया, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर आपको सपोर्ट देता है, अगर इंडिकेशन कंफर्म करे तो अपना लॉट साइज हायर कर दो, सिंपल बात है। बट अगर इंडिकेटर कंफर्म ना करे तो लॉट साइज को हायर ना करे, जितना शुरू में सोचे थे उतना ही रखो। सोचे थे कि 10 शेयर खरीदना है, बट जैसे ही अगर आपका इंडिकेटर कंफर्म करेगा 20 शेयर खरीद सकते हो। बट जहां पर इंडिकेटर कंफर्म नहीं करेगा चुपचाप 10 शेयर में ही रह लो, ठीक है, या फिर थोड़ा और कम कर लो। ट्रिपल आर शुड बी सेटिस्फैक्टरी, मतलब ये जो अभी आपने देखा रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशियो शुड बी सेटिस्फैक्टरी, मतलब 1.5 या मोर देन 1.3। थिंक अबाउट योर रिस्क एपिटाइट, आप किस तरह का इंसान हो देख लो आप। आइडेंटिफाई योर आरआरआर थ्रेशोल्ड कि आप कैसा टाइप का हो। 1 टका लॉस खा के 1 टका गेन करना चाहते हो, 1 टका लॉस खा के 1.5 टका गेन करना चाहते हो, 1 रुपी लॉस करके 2 टका गेन करना चाहते हो, व्हाट इज योर रिस्क एपिटाइट, आप कैसे इंसान हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, इसका कोई कॉपी बुक रूल नहीं होता। फॉर ए कंप्लीट बिगिनर मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप लोग स्टार्टिंग में करते हो तो आप ऑब्वियसली थोड़ा हाई लेवल में रहो, ठीक है। आरआरआर टू बी हाई मतलब रेशियो हाई होना चाहिए, मतलब 2 कर लो, मतलब 1 रुपी लॉस के लिए आप 2 रुपीज गेन करोगे, ठीक है। बट अगर आप एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर हो तो मैं आपको बोलूंगा कि 1.5 आपके लिए सबसे बेहतर है। When you identify a trading opportunity, always look how the trade is positioned from the Dow theory perspective. For example, if you are considering long trade based on candlesticks, then look at the primary and secondary trend, जो आपको मैंने Dow के पहले क्लासेस में डिटेल्स में समझाया था, मतलब वो accumulation phase, markup phase, वो समझना जरूरी है। If the primary trend is bullish, then it would be as a good sign. However, if we are in the secondary trend, then आपको which is the counter to primary, then you may want to think twice. The immediate trend is counter to the long trade. हो सकता है कि लॉन्ग ट्रेड को फिर से वो बेयरिश कर दे, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, मैं पहले क्लास में समझा चुका हूँ। इफ यू फॉलो द चेकलिस्ट मेंशन्ड अबव एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपका ट्रेडिंग, योर ट्रेडिंग विल इंप्रूव मल्टीपल फोल्ड्स। सो द नेक्स्ट टाइम यू टेक ए ट्रेड, इंश्योर यू कंप्लाई विद अबव चेकलिस्ट। जो चेकलिस्ट मैं आपको अभी बताया ये ट्रेडर के लिए ग्रैंड चेकलिस्ट है। If not for anything, at least you will have no reason to initiate a trade based on loose and unscientific logic. ठीक है, मतलब इलॉजिकल कुछ भी रीजन में पैसा गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख पाए हो तो आपको पूरा का पूरा फॉलो करना चाहिए और इसको यूज करके आप अच्छा ट्रेडर और मार्केट में हमेशा पॉजिटिव हालत में रहोगे, ये गारंटी है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि खत्म हो गया, ठीक है। बट सर एग्जैक्टली खत्म नहीं, अगला 2 क्लास में मेरा इच्छा है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का कुछ साइकोलॉजी है, ठीक है, कुछ रिस्क मैनेजमेंट एरिया है जो मैं आपको अगले कुछ क्लासेस में आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो बस यही है टेक्निकल का ओवरऑल। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली मैं आपको अभी तक हम लोग जो जो चीज पढ़े हैं ना उसको एक सिंप्लीफाई करके फिनाले, देखिए जैसे फंडामेंटल में फिनाले किए ना,
वैसे ही टेक्निकल का एक फिनाले होना चाहिए, ठीक है। तो वो फिनाले करके आप लोगों का टेक्निकल का एरिया मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मतलब एक साइकिल खत्म हो जाएगा टेक्निकल का, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे फंडामेंटल भी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ, ऐसे टेक्निकल भी एक बार फुल साइकिल खत्म होने को है, मतलब ऑलमोस्ट डन। मेन चीजें सब हो गया, बस एक रिवीजन क्लास कि जो जो अभी तक पढ़े हैं उसको एक समरी बना के अल्टीमेटली कैसे अप्लाई करना है उसको रिकॉल करना, जो नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको बताऊंगा। बाकी आज तो इतना ही है। बोल विक्रांत, कैसा रहा टेक्निकल, कैसे समझ में आ रहा है? ज्योति, रोशनी, बोलो सर। है दादा, क्लियर हो रहा है ना पूरा टेक्निकल एनालिसिस? Yes, है sir. दादा। ओके विक्रांत बोल। यस ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिनाले करेंगे। सुमित का आवाज तो नहीं आ रहा है। तरुण बाबू आवाज আসছে, বুঝতে পারলেন কিছু? আপনি তো মিডিলে বোধহয় কেটে গেছিল বোধহয় নাকি আপনার, না ছিলেন না বোধহয়? হ্যাঁ, আমি তো ড্রাইভ করছিলাম, সেজন্য ও অল্প সময় বন্ধ করে রেখেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে, ড্রাইভ করতে করতে তো এইসব একদম তো করা উচিত। আমার কি হবে, আমি তো আলটিমেটলি একেবারে একই অবস্থায় থেকে গেলাম। আপনাকে আবার ফ্রেশলি স্টার্ট করতে হবে, এটাই রেকমেন্ড করব, কারণ এগুলো তো একটা কন্টিনিউয়েশন প্রসেস। মানে কোনো একটা জায়গার একটা সিঁড়ি, মানে এরকম হয় না না কি আমি মানে একটা সিঁড়ি থেকে লাভ মেরে 3টে সিঁড়িতে উঠে গেলে তো আর পারবো না বুঝতে। হ্যাঁ, কিছু আবজা আবজা হবে ব্যাপারটা, কিন্তু অনেক কিছু মিডিলে গ্যাপ থেকে যাবে, তো আবার ফ্রেশলি স্টার্ট করতে হবে, এই আর কি। ঠিক আছে, আমি আমি পার্সোনালি আপনার সাথে কথা বলে নেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি নতুন করে স্টার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, চলো फिर सबको गुड नाइट, टाटा। রাখছি দাদা, গুড নাইট। ओके ओके टाटा।